गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक बार कमेंट करके बताना आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि बताइएगा। देखो, तुम लोगों को तो समझना चाहिए कि हम लोग किस कंडीशन में काम कर रहे हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। इतने सारे केस बढ़े हुए हैं, फिर भी हम लोग रिस्क लेके घर रूम से बाहर निकलते हैं, कोचिंग आते हैं बंद करके, फिर हम लोग ये करते हैं। सब कोई बाहर से, मतलब कार्तिकेय सर अलग रिस्क लेके अपने घर से आते हैं, मैं भी रूम से बाहर आता हूँ, इसी तरह से देवराज सर। तो तुम खुद सोचो, अगर गलती से भी किसी के साथ कांटेक्ट हो गया, और रीवा में अब समझ रहे हो हम लोग जहाँ रहते हैं उसके आसपास बहुत सारे कोरोना केस आ चुके हैं। तो हो सकता है बच्चों की, मैं आज आपको दिख रहा हूँ, अगर भगवान ने अगर चाह लिया तो फिर हो सकता है कि अगले 15-10 दिन बाद मैं आप लोगों को ना दिखूँ। ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आसपास इतने सारे केस देख रहा हूँ, तो वही सोचता हूँ जब इतने अच्छे अच्छे इतने स्ट्रांग लोग जब निपट गए कोरोना के कारण, तो हमारी क्या मिसाल यार। अगर हो सके तो देखो क्या होता है, हमें भी नहीं पता असल में क्या होगा फ्यूचर में। लेकिन खैर, आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस साल ही जेईई मेंस अच्छे से निकालिए। बहुत बुरा लगता है कि इतने सारे लोग आसपास में पॉजिटिव, कोई कभी भी किसी समय भी भगवान के पास, क्या मौसम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर क्लास क्लास ना ले पाऊँ ना मैं, तो ये समझ लेना कि सर को मे भी शायद इन्फेक्टेड हो गए हों। ठीक है, तो ये समझ लेना कि सर अगर क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि सर इन्फेक्टेड हो गए। अगर कंटिन्यूसली 1-2 दिन तक क्लास नहीं आई तो ये आप लोग मान लीजिएगा, क्योंकि इतने सारे आसपास में केस है ना, हो सकता हूँ बेटा, कितनी भी प्रिकॉशंस अपना लूँ। अब सब आवाज़ सही आ रही होगी? अब आवाज़ सही आ रही है क्या? अब आवाज़ सही आ रही है क्या? वॉइस क्रैकिंग, वॉइस क्रैकिंग। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, चलिए। अब आवाज़ सही है क्या? बेटा सही बोल रहा हूँ। अगर 4-5 दिन क्लास नहीं ले पाया तो मान लेना कि सर इन्फेक्टेड हो गए हैं। ठीक है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से आसपास केस बढ़ रहे हैं ना, कोई ठिकाना नहीं है कि हम लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा इमोशनल नहीं होने की बात है। ठीक है, चलिए। आप लोग सब कोई बच्चे घर चले गए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब सभी लोग घर पे सेफ हैं। लेकिन तुम लोग हम लोग के बारे में भी सोचो थोड़ा सा, कि मैं भी अपने घर लगभग 8-9 महीने हो गए मैं अपने घर गया नहीं हूँ। सौम्या मैम भी बहुत दिन से घर गई नहीं है। तो हम लोग किस हिसाब से रहते होंगे। अकेला रहना है, सुबह से लेकर शाम तक काम करना है, 4-5 घंटे 6-7 घंटे सोना है, फिर आके कोचिंग में रहना है, कुछ से कुछ आप लोगों के लिए डिजाइन करना है। तो थोड़ा सोचिएगा। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, पहला क्वेश्चन ये था कि याद होगा आप लोगों को, मैंने ये बोला था, कहाँ गया, हाँ, एक बहुत ज़्यादा लंबा सिलेंडर है, एक लंबा सिलेंडर है, और जिसमें कि आइडियल गैस भरा हुआ है, और मॉलिक्यूलर वेट उसका m दे रखा है, और हाइट के साथ मतलब क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो वेरी नहीं कर रहा है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इसमें कुछ करना नहीं है। देखो, जैसे मान लो कि ये लंबा सिलेंडर है, तो वही सारा सेम चीज़। ठीक है, तो याद कीजिए कि फोर्स का जो डिफरेंस आया होगा वो असल में mg के कारण आता है। आप लोगों को भी पता होगा कि असल में प्रेशर तो कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर में जो वेरिएशन आ जाता है वो आपका mg के कारण आता है। तो उसकी वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली थी, याद कीजिए, dp की वैल्यू जो आई थी माइनस ऑफ रो जी इंटू कितना आया था, रो जी इंटू डी वाई। याद कीजिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, ये y था, ये dy था। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए तो रो इज इक्वल्स टू होता है p इंटू क्या होता है, अगर हम बात करें प्रेशर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो RT बाई मॉलिक्यूलर वेट, याद होगा।
तो क्या आप यहाँ से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, रो मॉलिक्यूलर वेट, रो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आर टी इज इक्वल्स टू पी, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो रो आर टी होगा ना, एक मिनट मैं फॉर्मूला गलत लगा रहा हूँ क्या? हाँ गलत लगाया हूँ, आप लोगों को भी बताऊं तो मैं फॉर्मूला गलत लगा रहा हूँ। क्या आता है? रो आर टी बाई मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू व्हाट? प्रेशर। तो प्रेशर आप लोगों को पता है, प्रेशर अगर आप लोग जानते हैं तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये तीनों कांस्टेंट है तो डीपी के जगह आप डीटी के टर्म में लिख लीजिए। अब डीटी के टर्म में आ गया तो फिर सारी चीजें आप आराम से कर सकते हो। तो यही चीज यहाँ पे करना था और कोई दिक्कत नहीं होती आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर रो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएट करना है टाइम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आपको। तो डीपी के जगह ऑब्वियस सी बात है आपका डीटी के टर्म में आ जाएगा, उसके बाद आप आंसर इसके कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपका dt बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी, dt बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी, dt बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी कितनी? dt बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस mg बाई आर माइनस के साथ। तो ये आपका आएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये आप लोगों को समझ में आया क्या? एक बार बताइएगा, कल हम लोगों ने इसका आधा पार्ट कर रखा था, इसके आगे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, एक बार आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको कल पिछले लेक्चर में आपको बोला था कि मैं आते ही ये पहला क्वेश्चन कराऊंगा, तो वही जो टेम्परेचर ग्रेडियंट वाला है वो मैंने करवाया आपको। याद कीजिए डीपी की वैल्यू इतनी आई थी, उसी में मैंने की प्रेशर की वैल्यू इसमें कर दी, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा रो आर डी टी बाई मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू डीपी तो यहां से आप डीपी के जगह इसको पुट कर दीजिए, रो कैंसिल आउट हो जाएगा, सारी चीजें आपको दिख जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? अब एक बच्चा बोल रहा है कि सर डीपी कैसे, डीपी तो 0 होना चाहिए। देखो बेटा, डीपी प्रेशर कांस्टेंट है, समझना मेरी बात को, प्रेशर एयर का प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर का जो वेरिएशन आएगा वो mg के कारण आएगा। देखो गैस का जो प्रेशर है ना वो हम लोग mg को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो तुम देखो, याद करो कि मैंने यहाँ का प्रेशर लिया था P और यहाँ का प्रेशर लिया था, देखिए P प्लस डीपी, और ये जो P प्लस डीपी में जो वेरिएशन आया था ये मास के कारण आया था ना। समझ रहे मेरी बात को? ठीक ठीक है, ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, याद कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये था। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, बस मैं आपको एबीडी डायग्राम बना दे रहा हूँ, बाकी आप लोग सारा चीज खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चंस को फिर मैं अगर कराने जाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात बहुत टाइम लगेगा। देखिए ये ओमेगा से घूम रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वाई डिस्टेंस पे जाएंगे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे डी वाई। सुन लो मेरी बात को, यहाँ से छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे डी वाई। मान लो ऑब्वियस सी बात है इधर का प्रेशर ज्यादा होगा, अगर नहीं भी होगा तो ऑब्वियस सी बात है माइनस आ जाएगा, पी प्लस यहाँ पे यहाँ का इस साइड का प्रेशर मान लेते हैं, जस्ट इस साइड के बाद का डीपी, अरे यार उल्टा कर रहा हूँ, डीपी यहाँ के जस्ट का बगल का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर पी। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले एलिमेंट को ध्यान से देखो, तो इस वाले एलिमेंट, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग ए मान लेते हैं, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा ध्यान से देखना, इस साइड से फोर्स लगेगा P इंटू ए, और इस साइड से फोर्स कितना लगेगा अगर तुम ध्यान से देखो तो इस साइड लगेगा P प्लस डीपी इंटू ए। ठीक है, अच्छा अगर ये एक सर्कल ओमेगा से घूम रहा है तो बताइए, आप खुद सोच के बताइएगा कि फोर्स किस तरफ, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये किस साइड लगेगा, सोच के बताइए। और उसकी और नेट आप फॉर इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे ये आप बता दीजिए। मुझे लग रहा है कि फोर्स बाहर की ओर लगेगा, इसकी वैल्यू आप लिखिएगा डेंसिटी, यहाँ की डेंसिटी इंटू डी वाई इंटू ए, ये तो हो गया मास डी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई।
समझ में आया? इस तरीके से आप इसको लिखिएगा, डीएम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। अच्छा वाई नहीं लेके एक्स भी आप ले सकते हो, इट्स अपॉन यू, क्योंकि एक्चुअली में ये एक्स कोऑर्डिनेट में हो रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ही लिखना ज्यादा सही होगा। आप इसको एक्स कोऑर्डिनेट के रूप में ही लिखिए तो आपका ज्यादा सही रहेगा। तो इसको एक्स कोऑर्डिनेट के रूप में ही लिखता हूं मैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में हो रहा है। तो फिर बैलेंस कर दिया, दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स शुड बी इक्वल्स टू दिस फोर्स, तो डीपी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सारी चीजें पुराने जैसे तरीके से करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो मेरी बात को? अब हो जाएगा, बाकी सारी चीजें आप लगा सकते हो कि दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स इज इक्वल टू ये, पी ए कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक बच्चे ने मुझे कल एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, मैं वो आप लोगों को करवाऊंगा नहीं, लेकिन आप लोगों को हिंट दूंगा। आप लोगों को मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से इसका इस क्वेश्चन को कर लीजिए। एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको ही खुद से करना है। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ऑब्वियस सी बात है आप ये उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी ई की पावर के टर्म में कुछ आएगा, अब आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन ही तो करना है, क्योंकि यहाँ का प्रेशर आपको ऑलरेडी मैंने दे रखा था, पी नॉट दे रखा था, एक्स इज इक्वल टू 0 पे प्रेशर पी नॉट आपका दे रखा था। दे रखा है कि ए वेरी टॉल वर्टिकल सिलेंडर कंटेन a gas at temperature T. Assume that the gravitational field is uniform. Find the mean value of potential energy of a gas of molecules. Does the mean value depends on whether the gas consists of one kind of molecules or several kind. मतलब आपसे ये पूछ रखा है, ध्यान से सुनिएगा, वही सेम क्वेश्चन। एक लंबा सा सिलेंडर है, एक लंबा सा सिलेंडर, सुन लो मेरी बात को, इस क्वेश्चन को मैं बस हिंट दूंगा, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। एक लंबा सा सिलेंडर है जिसमें कि टेम्परेचर थ्रू आउट द कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट आपको दे रखा है। आपको ये मानना है कि इसमें ग्रेविटेशनल मतलब जी भी आपका कांस्टेंट दे रखा है। अब आपको क्या बोल रखा है, ध्यान से सुनिएगा, कि आपको बताना है कि मीन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी की का वेरिएशन कुछ आएगा। अब उस पोटेंशियल एनर्जी का जो वेरिएशन आएगा, सबसे पहले तो आप पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ वाई निकाल लीजिए, क्योंकि वाई के रूप में कुछ वेरिएशन आएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन के रूप में आप इसको निकालिए, फिर इसकी मीन वैल्यू निकाल लीजिए। मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार जल्दी से कर लीजिए, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। वेरी टॉल वर्टिकल सिलेंडर कंसिस्ट अ गैस एट टेम्परेचर टी, assume the gravitational field to be a uniform, find the mean value of the potential energy of gas of the gas molecules, does the value depends on the whether the gas is गैस कंसिस्ट ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स और सेवरल काइंड। ये अभी आपसे पूछा है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 से 3 मिनट का। आप लोग जल्दी से इसको कीजिए, मैं तब तक आता हूँ एक बार। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन। ओके, हुआ आप लोगों से, हुआ आप लोगों से ये क्वेश्चन, हुआ ये क्वेश्चन आप लोगों से? ये नया क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा, कोई मतलब कि मैंने नोट्स का नहीं, कल एक बच्चे ने मुझे सेंड किया था, उस बच्चे, बोल दो भाई कौन, कल कौन सेंड किया था ये क्वेश्चन? तो मैंने यही बोला आप लोगों को कि बेटा तुम्हारे क्वेश्चन अगर ना एथिकल होंगे, मतलब कि एथिकल का मतलब है मेरा
कि मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस जेईई में आया हुआ है, जैसे इसी टाइप का क्वेश्चंस पिछले साल जेईई में आया हुआ है, तो मैं वो क्वेश्चंस को क्लास में जरूर डिस्कस करूंगा। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप लोग को जो क्वेश्चंस लगे आपसे ना बने, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, मुझे भेजो, अगर वो एथिकल लगेगा तो मैं जरूर उसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो मैंने इसको लेने की सोचा कि मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊं। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे, मैं बस आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा तो आप सबको समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब मेरी बात सुन लो अच्छे से, एक बार हाँ ना कुछ बोल दिया करो भाई बीच बीच में, नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, सुन लो। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो कई लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे सर? तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे, ये बात समझो मेरी बात को, कि देखो गैसेस के केस में इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें हम लोगों ने पहले ही पोस्टुलेट्स में पढ़ रखा है कि गैसेस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस नहीं होती है, इस कारण से इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं हो सकती। अब इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती तो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है? समझ रहे हो मेरी बात को? तो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है? तो दूसरा बात है कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक बात बताऊं तो आप लोगों को याद होगा, सुन लो मेरी बात को, कि अगर याद करो तो इस तरह का क्वेश्चंस किए थे, सेम क्वेश्चंस मैंने क्लास में आप लोगों को कराया था कि यहाँ का डेंसिटी, यहाँ का, अगर मैं वाई डिस्टेंस पे चला जाऊं, अगर याद होगा कि कल की लेक्चर में ही मैंने कराया था कि वाई और यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी वाई, तो इसका डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वाई आप लोगों को कराया गया था, अगर याद होगा। तो डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वाई आप लोगों को कल करा दिया गया था। अब एक स्टेप इसको आगे सोचते हैं कि अच्छा एक बात बताइए, जो स्ट्रिप लिया था इसका कुछ मास होगा भैया, मैं मान लेता हूं उसका मास डीएम होगा। ठीक है, अच्छा ये y, अच्छा ये जो है ये मान लो कि y इज इक्वल्स टू 0 है, ये y इज इक्वल्स टू 0 है, मतलब ये वाले जो एक्सिस आप मान रहे हो इसको y इज इक्वल्स टू 0 मानो। ठीक है, दिस इज y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस का मान लेते हैं 0। अरे याद करो आप लोग एमजीएच में आप क्या करते थे, रेफरेंस में किसी एक रेफरेंस को मानते थे, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते थे, तो आप यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो, या कुछ अगर P1 मानना है तो मान लो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस वाले एलिमेंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, इसका लिखोगे dm इंटू जी इंटू वाई। तो डीएम आप लोगों को पता है, डीएम को आप लिख सकते हो, डीएम को लिख सकते हो, ध्यान से देखना, डेंसिटी डेंसिटी इंटू डी वाई इंटू ए, डी वाई इंटू ए। तो ये आपका आ गया डीएम, और यहां से आप सारी चीजों को इंटीग्रेट कर दीजिए। और अच्छा डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वाई भी आपको पता है, तो अच्छा खासा आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? अब डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वाई होता है तो ये उसको पुट कीजिए, फिर वाई है, फिर एक और वाई है, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अच्छे से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ वाई पता चल जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, कि पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ वाई पता चल जाएगा, बस इंटीग्रेशन है। पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ वाई जैसे ही आपको समझ में आ जाए, तो आपको कोई भी एलिमेंट का, जैसे कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है तो उसका एवरेज लेना है। जैसे मान लो सपोज करो, जैसे देखो कल हम लोगों ने बोला कि आज का क्लास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, तो आज कितने बच्चे हैं गधेरे? 5 बच्चे हैं। यही चीज गुस्सा आता है कि जब टीचर अपना सीना फाड़ के तुम्हें देने की कोशिश कर रहा है और तुम लोग मतलब प्रेजेंट नहीं रहोगे। चलो कोई बात नहीं। दूसरी बात मैं ये बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर कोई भी फंक्शन का हमको अगर एवरेज लेना है, तो जैसे मान लो कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आपको दे रखा है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आपको दे रखा है। ठीक है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, और मुझे वेलोसिटी का एवरेज लेना है 0 से लेके 5 मीटर के बीच में, 0 से 5 मीटर। तो मुझे इसको भी एवरेज ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देखो, तो भी डी भी इंटीग्रल डी एक्स, सॉरी, जिस चीज के रिस्पेक्ट में वो वैरी कर रहा है, इनटू अपॉन dx। अब कुछ लिमिट होगा, जैसे 0 से लेके 5 तक, इसी तरीके से 0 से लेके 5 तक। अच्छा उसका क्या लिमिट लोगे भैया? इसका लिमिट लेना पड़ेगा, ध्यान से देखना, अगर कुछ लिमिट ले सकते हो y h ले सकते हो या कुछ भी ले सकते हो। समझ रहे मेरी बात को? तो यहां से आप कर लीजिएगा। हाँ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मास ऑफ गैस कैसे दिया रहेगा भाई? मास ऑफ गैस तो ना दिया रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन मैंने दो बार पढ़ा, एक बार पढ़ लीजिएगा दोबारा से। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इससे आपको कुछ भी पूछा जा सकता था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट।
मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मैं सॉरी बैरोमीटर क्या होता है, इसके बारे में अब हम लोग समझते हैं। देखो बैरोमीटर क्या होता है असल में, कि हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर होता है उसमें हम लोग Hg पारा बोलते हैं जिसको, उसको भर देते हैं। एक कैपिलरी लेते हैं, कैपिलरी इस तरीके से पलटते हैं, इसमें पूरा का पूरा मरकरी भर देते हैं, जिससे कि इसमें की कोई एयर का क्लॉट जमा ना हो पाए, मतलब कोई भी थोड़ा सा भी एयर ट्रैप ना हो पाए। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, मतलब ऐसे करके पलट देते हैं, इस तरीके से पलट देते हैं। तो होता क्या है कि मरकरी कुछ दूर तक जाती है, उसके बाद इस तरीके से रुक जाती है। क्यों रुकती है, कल मैंने बताया था कि मान लो यहाँ पे अगर कोई फ्लूइड एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं है तो एक ही लेवल्स पे प्रेशर सेम होता है, अगर आपको पता हो तो यहाँ का प्रेशर शुड बी इक्वल्स टू यहाँ का प्रेशर। अच्छा यहाँ पे प्रेशर कौन डाल रहा है, यहाँ पे मरकरी कॉलम जो है अपने बॉटम पे प्रेशर डालेगा रो जी एच, और वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी, जी आपको पता है, और एच इसकी हाइट हो गई। अच्छा यहाँ पे प्रेशर कौन डाल रहा है, पी एटीएम डाल रहा है, तो इन दोनों पे प्रेशर बराबर हो जाएगा, तो रो जी एच इज इक्वल्स टू पी एटीएम के बराबर हो जाता है। अच्छा ये वाला जो खाली स्पेस होता है इसमें कोई एयर वर नहीं होता, क्योंकि एयर आ जाएगा तो सिंपल सी बात है प्रेशर ऑफ एयर भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये आपका बैरोमीटर होता है। बैरोमीटर्स के कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट वाले पार्ट में चलेंगे, प्रेशर को किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जो प्रेशर का आप लोगों को याद होगा 1/3 रो के टर्म में जो हम लोगों ने लिखा था, वो वाला प्रेशर के टर्म में हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेशन लिखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को पता है, चलिए ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये मैं क्वेश्चंस क्लास में भी कराया हुआ हूँ, क्रैश कोर्स में भी कराया था, बस आप लोगों से पूछता हूँ, जल्दी से मैं करवा रहा हूँ ये क्वेश्चंस आप से। क्या हुआ, क्या अब सुनना मेरी बात को, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सुन लो, अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे बुक का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक इस तरीके से कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ये रखा हुआ है भैया, मरकरी है, तो यहाँ पे होगा Hg होगा। ठीक है, इसके अंदर एक ओपन ओपन कैपिलरी हमने डाल रखा है, ओपन कैपिलरी डाल रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो लेयर, इस ये कैपिलरी बड़ा वाला है, ऐसा नहीं है कि पतला वाला है, तो पतला वाला होगा तो सिंपल सी बात कैपिलरी एक्शन देखने लगेगा, कैपिलरी एक्शन को अभी आप नेग्लेक्ट कीजिए। तो आपको यहाँ पे मरकरी का कॉलम जो है यहीं तक है, मतलब इसी लेवल पे है। अब आपने क्या किया, जो मरकरी का कॉलम जो है वो 8 सेंटीमीटर ऊपर है, कितना है भैया, 8 सेंटीमीटर ऊपर है, ये इस तरह की कंडीशन दे रखी है। एक ओपन ग्लास ट्यूब है जिसको इमर्ज किया गया है Hg में, कि इस तरीके से इमर्ज किया गया है कि 8 सेंटीमीटर जो है मरकरी जो एयर का कॉलम वो ऊपर आ रहा है, मतलब कि ये ट्यूब जो है मरकरी की लेवल से 8 सेंटीमीटर ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ओपन एंड को हमने इस तरीके से हाथ लगा के बंद कर दिया, ओपन एंड जो था हमारा बंद कर दिया। अब इसको हमने क्या किया, ओपन एंड को हमने क्लोज कर दिया फिंगर की हेल्प से। अब इसको क्या कर दिया कि उठा दिया, 44 सेंटीमीटर इसको ऊपर खींच दिया, कितना सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर उसको ऊपर खींच दिया। तो आपको बताना है कि मरकरी की कॉलम कितनी ऊपर आ गई होगी, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए कीजिए इसको, मतलब पहले 8 सेंटीमीटर था, अब आप 44 सेंटीमीटर और खींच दिए, मतलब कि 44 प्लस 8 मतलब कितना हो गया, ध्यान से देखिए, तो ये हो गया 52 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं मेरी बात को, 52 सेंटीमीटर अब ऊपर हाइट हो गई, मतलब कि सरफेस से ऊपर 52 सेंटीमीटर की हाइट हो गई। तो आपको बताना ये है कि भैया अब जो मरकरी कॉलम है क्या ये यहीं पे रहेगा या थोड़ा ऊपर आ चुका होगा, अगर ऊपर आ चुका होगा तो उसकी हाइट क्या होगी। तो इतने अच्छे से क्वेश्चन आपको समझाया हूं, उसके बाद पूछ मत लेना। ठीक है, जल्दी से कीजिए इसको। देखो बैरोमीटर के क्वेश्चंस के बहुत सारे बेसिक प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन अगर मैं उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में लेके चले जाऊंगा तो इसमें टाइम लग जाएगा, और जो मैं मेन चीज़ आपको पढ़ाना चाहता हूँ उस पे मुझे जो लगता है उस पार्ट से क्वेश्चन आएंगे, तो वो मैं फिर नहीं करा पाऊंगा। इसलिए आप लोग भी इस बात को समझिएगा कि मैं बस डायरेक्टली एक ऐसा क्वेश्चन उठा रहा हूँ जिसमें कि आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाए। थोड़ा सा आज अटेंडेंस ले लेते हैं, थोड़ा सा बताइएगा हमारे ऑफलाइन कोचिंग के कौन कौन से बच्चे प्रेजेंट है, वो यस सर लिख के कीजिएगा। ठीक है, हमारे ऑफलाइन कोचिंग के कौन कौन से बच्चे प्रेजेंट है वो यहाँ पे यस सर लिखिएगा बस। ठीक है, एक बार लिखो भाई, आज थोड़ा सा अटेंडेंस ले ही लेते हैं। ठीक है, लिखिए।
नाम तो मुझे पता ही है सबका, तो एक बार यस सर लिख दीजिए, बाकी मैं आज बताता हूँ उनको। जब तुम्हें लाइव क्लास नहीं करनी है तो बस देखते हैं फिर। ऑफलाइन कोचिंग के कौन कौन से बच्चे प्रेजेंट हैं? शुभम, ठीक है, एक मिनट मुझे नोट कर लेने दो, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ। शुभम, और कौन है? बाकी और कोई नहीं है? अच्छी बात है, आज देखना बहुत बवाल होगा, तुम लोग ग्रुप में देखना। चलो ठीक है, चलिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो, अगर मैंने इसको इस तरीके से अपने उंगली से दबाया और ऊपर उसको खींच दिया, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ एयर ट्रैप हो गई होगी। अगर एयर ट्रैप हो गई होगी तो एयर ट्रैप होने के कारण, समझिएगा मेरी बात को, अब ऐसे करके आप इसको ऊपर उठा दोगे तो मुझे नहीं लगता है कि जो एयर ट्रैप हुई होगी उसका गैस का टेम्परेचर चेंज हुआ होगा। अच्छा, अगर यहाँ पे बात करूं, जब आपने इसको इस तरीके से बंद कर दिया अपनी उंगली की हेल्प से, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर कितना होगा? अगर तुम ध्यान से देखो तो वॉल्यूम ऑफ एयर होगा, ध्यान से देखा जाए तो दिस इज 8 इंटू ए क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया। अच्छा, इसके अंदर गैस का प्रेशर कितना होगा इस समय पे? मुझे लग रहा है पी नॉट की वैल्यू होगी 180 एम, या इसको आप 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी के बोल सकते हो। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है सी लेवल पे 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये दोनों आप बोल सकते हो कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर इतना रहा होगा और प्रेशर इतना रहा होगा। अच्छा, जब इसको आप 44 सेंटीमीटर ऊपर उठा दिए होगे, तो मैं मान के चल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, मैं मान के चल रहा हूं कि x सेंटीमीटर जो है वो मरकरी कॉलम अपने हाइट से ऊपर उठ चुका होगा, और अगर ये x होगा तो ये 52 माइनस एक्स होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ये 52 माइनस एक्स होगा। अच्छा, यहाँ पे एयर का प्रेशर कितना होगा? अगर तुम ध्यान से बात करो तो यहाँ पे एयर का प्रेशर कितना होगा, सोच के बताना, यहाँ पे एयर का प्रेशर कितना होगा? यहाँ पे एयर का प्रेशर कितना होगा बताइए थोड़ा सा, यहाँ पे बताना। ये जो एयर यहाँ पे है, यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस कितना होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो तुम ध्यान से देखो, तो इस सरफेस पे चले जाओ, इस सरफेस पे चले जाओ, तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो पी एटीएम प्रेशर लगा रहा है, और यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है? अगर तुम ध्यान से देखो तो पी ऑफ गैस लग रहा है, पी ऑफ गैस प्लस ऑफ एक्स सेंटीमीटर ऑफ एच जी लग रहा है, एक्स सेंटीमीटर ऑफ एच जी लग रहा है। तो ध्यान से देख ले, तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस जो होगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस इज पी एटीएम, यानी डेट मीन 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। पी एटीएम को हम लोग लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी माइनस एक्स, ये हम लिख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो प्रेशर ऑफ गैस होगा वो मुझे ये पता चल गया। अच्छा, दोनों जगह प्रेशर का जो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगा सकते हैं, क्योंकि जस्ट तुमने उठाया है तो प्रेशर में टेम्परेचर में चेंज थोड़ा आएगा। तो मतलब पहले जो प्रेशर था वो था 76 इनटू, अगर ध्यान से देखा जाए तो वॉल्यूम कितना था भैया? 80। कितना था? 80। ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? 52 माइनस एक्स इंटू ए इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखिएगा 76 माइनस एक्स इंटू 52 माइनस एक्स इंटू ए। यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताइए कितने लोगों से हो गया था? ईमानदारी से बताना कितने लोगों को हुआ था। नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अब चीजें समझ में आनी चाहिए। क्वाड्रेटिक बन जाएगा एक्स में, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए अब हो जाएगा आप लोगों से? अब होगा या नहीं होगा ये बताइएगा। चलिए ठीक है, भाई हाँ ना कुछ बोल दिया करो। ठीक है, अब देखो मेरी बात को समझना, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन मैं बस इसको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लो कई लोग इस तरह के क्वेश्चंस भी बना देते हैं। देखो ये मान लो बैरोमीटर है, बैरोमीटर में
बैरोमीटर में, ध्यान से सुनना, बैरोमीटर में क्या होता है कि यहाँ पे कोई एयर नहीं होता है, एयर जो होता है वो नहीं होता है, मतलब यहाँ अब्सेंस होता है एयर। लेकिन मान लो सपोज करो यहाँ पे एयर दिया हुआ, मतलब एयर आ गया, जो क्वेश्चन में कर रखा है, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपसे क्वेश्चन ले रहा हूँ कि देखिए बैरोमीटर को जब आप सी लेवल पे लेके जाते हो तो मरकरी कॉलम की जो हाइट होती है इसमें वो 76 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब मान लो कि 76 सेंटीमीटर नहीं दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, 75 सेंटीमीटर दिखा रहा है। तो आप इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ एरर आ रहा है। अब वो एरर किसके कारण आ रहा है, यहाँ पे एयर ट्रैप हो गई है। अगर एयर ट्रैप हो गई होगी तो सिंपल सी बात है, ये जो एयर है इस मरकरी सरफेस पे इस तरीके से प्रेशर लगा रहा होगा, एग्जर्ट कर रहा होगा। अगर प्रेशर लगा रहा होगा तो उसके कारण आप प्रेशर को आप बैलेंस कीजिए। तो देखिए आपको अगर पता होगा कि एक ही लेवल पे प्रेशर जो होता है मरकरी के, जो जो सरफेस पे जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर, वो लगा रहा होगा P-ATM। कितना लगा रहा होगा भैया, P-ATM प्रेशर लगा रहा होगा। अच्छा यहाँ पे प्रेशर कौन कौन लगा रहा होगा, ध्यान से देखो तो मान लो कि दिस इज 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो इसको ध्यान से देखो तो ये जो मरकरी कॉलम इस पे प्रेशर लगा रहा है वो 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर। 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg क्या होता है, याद कीजिए मैंने बोला था कि 75 सेंटीमीटर का Hg कॉलम अपने बॉटम पे जितना प्रेशर लगा रहा होगा, जो डेट इज रो जी इंटू एच, एच की वैल्यू 75, मतलब रो जी वहां पे हिडन है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो मैं यहाँ पे अगर एक ही लेवल पे प्रेशर को बैलेंस करूंगा तो क्या लिखूंगा, P-ATM plus is equals to P of gas plus of plus 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्रेशर। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहां से P ऑफ गैस आपका आ जाएगा P-ATM माइनस 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और P-ATM आपका होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो P ऑफ गैस कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर ऑफ G। मतलब जितना का आपको एरर दिखेगा ना उतना ही आपका प्रेशर होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, जितना का आपको एरर दिखेगा उतना ही प्रेशर ऑफ गैस होगा। तो इस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको बनाए जा सकते हैं। मैं बस आपको ये बोलूंगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे एयर नहीं होना चाहिए। अगर एयर आएगा तो एयर का भी प्रेशर का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, इसलिए तब ये आपको एरर देगा आपको रीडिंग में। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। चलिए तो अब मैं इससे ज़्यादा कुछ करवाने वाला नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक आध चीज़ बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि प्रेशर वेरिएशन, जैसे मान लीजिए एक ट्यूब होता है इस तरीके से, इतना आपका क्या होता है, एक बेसिक क्वेश्चन बस बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए इतना आपका मरकरी कॉलम की हाइट होती है, जैसे सपोज कीजिए L होता। अब मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस आपको बताना है, तो प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है, अगर ध्यान से देखो तो एबीडी डायग्राम बना लिया करो। तो यहाँ पे देखो प्रेशर ऑफ गैस किस किस चीज को बैलेंस कर रहा होगा, पहले तो इसके कारण जो प्रेशर लग रहा होगा उसको बैलेंस कर रहा होगा, जो कि L सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम है, और ऊपर से जो P-ATM जो ऊपर से लग रहा है P-ATM उसको बैलेंस कर रहा होगा। मतलब प्रेशर ऑफ जो गैस होगा वो हो जाएगा P-ATM को हम लोग मानते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्लस L सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम, तो इतना हो जाएगा प्रेशर। अच्छा मान लो कि 76 प्लस L सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम प्रेशर का क्या मतलब होता है, मतलब 75 प्लस L सेंटीमीटर का Hg कॉलम जो अपने बॉटम पे प्रेशर लगेगा वही प्रेशर ऑफ गैस। समझ रहे हैं मेरी बात को, तो ये मतलब है। अब इसी को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया होता, ध्यान से समझिएगा, इसी को इस तरीके से टिल्ट कर दिया होता तो समझना कुल मिला के हम एबीडी डायग्राम बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम फोर्स बैलेंस करवा रहे होंगे। तो इस वाले में देखो हमने असल में क्या किया होगा, ये यहाँ पे इस तरीके से प्रेशर लगा रहा होगा, क्योंकि अगर ये रुका हुआ है यहाँ पे तो सिंपल सी बात है इसने कुछ प्रेशर लगाया होगा, या मतलब इसने फोर्स लगाया होगा। इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिए इस वाले एलिमेंट में तो होगी Pg इंटू ए शुड बी इक्वल्स टू ये वाला जो एटमॉस्फेयर है कुछ इस पे फोर्स लगा रहा होगा, डेट इज P-ATM इंटू ए। उसके बाद ये जो मरकरी कॉलम है ये कुछ फोर्स लगा रहा होगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, तो दिस इज mg होगी इसकी वैल्यू, क्योंकि इसका मास इंटू कुछ इसका इंटू जी, इसका कुछ मास तो होगा। ऑब्वियस सी बात है जब आप इसको a से डिवाइड कर देते हो तो ये आ जाता है P ऑफ गैस प्लस इट शुड बी इक्वल्स टू P-ATM इज इक्वल्स टू mg बाई ए। और mg बाई ए क्या होता है भैया, दिस इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द L लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम ऑन द बॉटम ऑफ ऑन इट्स बॉटम। तो ये अपने बॉटम में कितना प्रेशर लगा रहा होगा जिसकी वैल्यू तो हम लोगों ने ऑलरेडी बता ही रखी है, L सेंटीमीटर ऑफ Hg। इस P-ATM कितना हो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर, और ये L सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम के बराबर, इसलिए मैं डायरेक्टली ऐसे करता। अब अगर ये वाला केस आ जाए तो अब क्या कीजिएगा, ये जो अपना वेट लगा रहा होगा ये mg ऐसे लगा रहा होगा, इस पे जो P-ATM लग रहा होगा ये ऐसे ही लग रहा होगा, क्योंकि पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम लगता है फ्लूइड में।
ठीक है। और उसके बाद आप यहां से पी ऑफ गैस इस तरीके से लगाइएगा, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा, उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? बस आपका कुल मिला के ये एफबीडी डायग्राम है और कुछ नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको नहीं करवाने वाला हूं, मान के चल रहा हूं ये मेंस में आएंगे। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, और ये मान के चल रहा हूं आप लोगों को इतना आता होगा। ठीक है, कमेंट करते रहिए बीच बीच में और मुझे बताते रहिए क्या मैं सही बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की। मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो इसको मैं छोड़ रहा हूं, मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं आप लोगों को इतना आता होगा। ठीक है, इतना तो आता होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये क्या बताता है, इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत शुरुआत में देख लिया था कि जैसे देखिए गैसेस मॉलिक्यूल्स जो है सभी गैसेस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती है। सर्टेन परसेंटेज ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड है वो फिक्स रहता है। समझ रहे हो मेरी बात को? परसेंटेज फिक्स रहता है, बाकी जो है सारी चीजें होती रहती है, तो परसेंटेज फिक्स रहता है। अब देखो मान लो ऑब्वियस सी बात है किसी गैसेस मॉलिक्यूल्स के भी वेलोसिटी बोल लो या स्पीड बोल लो 10 मीटर पर सेकंड है, वो टकराने के बाद ऑब्लिक कोलिजन कर रहा है या हेड ऑन कोलिजन कर रहा है, तो वो सब चीजों के बाद, ठीक है, वो सब चीजों के बाद ऑब्वियस सी बात है उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। उसका मैं हो सकता है 10 से 12 हो जाए या 12 उससे घट जाए, वो डिपेंड करता है ना, आप लोगों ने कोलिजन्स के केस इतने सारे पढ़े हैं, तो उसके कारण हो सकती है उसकी स्पीड बढ़ भी जाए या घट भी जाए। तो लेकिन आपका एक परसेंटेज फिक्स रहता है, जैसे 10% गैसेस मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड हमेशा 10 मीटर पर सेकंड रहेगा, 20% का सपोज 20 मीटर पर सेकंड रहेगा, तो इस तरीके से परसेंटेज फिक्स रहता है। एक इंडिविजुअल एटम्स का जो स्पीड बोलो वो चेंज होता रहता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली कोलाइड कर रहा है, तो वो कोलाइड किस तरीके से कर रहा है, हेड ऑन कोलिजन कर रहा है या ऑब्लिक कोलिजन कर रहा है, उस हिसाब से उसकी स्पीड भी अलग अलग हो जाएगी कोलिजन के बाद। तो लेकिन परसेंटेज फिक्स रहेगा। बोलोगे परसेंटेज फिक्स कैसे रहेगा सर? ऑब्वियस ही बात है, उसने टकरा के अपनी स्पीड चेंज की, तो कुछ उसी इंस्टेंट पे दूसरे मॉलिक्यूल्स ने भी टकरा के अपनी स्पीड उतनी कर ली होगी, कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल्स तो होगा उस सैंपल में। तो ये सारी चीजें हैं, यही मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। तो इसने जो कर्व बनाया था वो एक्चुअली बनाया था किसके बेसिस पे? इसने बनाया था कि dn अपॉन dv वर्सेस v का। याद कीजिए स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर मैंने आप लोगों को बताया था रेडिएशन में, ये कुछ उसी तरीके से। अच्छा यहाँ पे dn क्या है, तो ये आपको क्या बताता है, ध्यान से समझिएगा। dn आप लोगों का है, अगर मैं इसका जो कर्व आता है वो कुछ ऐसे आता है, इसका कर्व भी कुछ इसी तरीके से आता है, इसका कर्व इसी तरीके से आता है। अब देखो dn क्या है, इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल हुज स्पीड इज फ्रॉम v टू v प्लस dv। मतलब ये समझ लो कि dn असल में क्या है, कि मतलब अगर आप स्पीड रेंज ले लो, dn क्या है, अगर मैं dn की बात करूं तो dn क्या है, dn इस तरीके से, जैसे मैंने आपको स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर में बताया था कि v से v प्लस dv के बीच में जितने भी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं उसका नंबर क्या है। एक तरीके से नंबर को बताता है। dn क्या है भैया? नंबर है। मतलब मान लो कि स्पीड है v और ये आपका है v प्लस dv। इस नंबर, इस जैसे मान लो कि 1 मीटर और dv की वैल्यू ले लिया 0.1, तो 1 से 1.01 मीटर के बीच में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो बताता है आपका dn। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बताता है dn। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। अच्छा, अपॉन dv मतलब कि डेट मीन्स dv का मतलब क्या है, आप समझ रहे हो कि आपका आपने जो स्पीड रेंज लिया है अपॉन स्पीड रेंज, वही आपको बताता है dn बाई dv। dn बाई dv वर्सेस v ग्राफ आपका ये है। ये कुल मिला के आप लोगों को याद होगा, तो ई लैम्डा याद होगा आपको, ई लैम्डा की जो वैल्यू, ई लैम्डा आपका क्या होता था, de अपॉन डी लैम्डा। उसी तरह की चीज है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये उसी तरह की चीज है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका जो एरिया अगर तुम बात करो, इस मेन है हमारे पास इसका एरिया, इस ग्राफ का एरिया अगर तुम ध्यान से देखो तो वो क्या लिखोगे, अगर तुम ध्यान से देखो तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, वो लिखोगे dn बाई dv इंटू dv का इंटीग्रेशन। ये तो है, तो अगर जब इसको निकालोगे तो वो हो जाएगा dn का इंटीग्रेशन। अच्छा dn क्या है भैया? नंबर। तो मतलब जीरो से लेके इन्फिनिटी, इनफाइनाइट वेलोसिटी तक का जो मॉलिक्यूल्स है उसका नंबर क्या है। मतलब ये कुल मिला के ये समझो कि उस गैसियस सैंपल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसका नंबर बताता है इस एरिया, इस ग्राफ का एरिया। मतलब एक कंटेनर के अंदर
अगर आपने 1 मोल ऑफ गैस रखा है तो सिंपल सी बात है इस ग्राफ का एरिया 6.022 into 10⁻23 को डिनोट करेगा, नंबर को बताएगा, और वो हमेशा कांस्टेंट होगा। अब चाहे तुम इसका टेम्परेचर बढ़ा दो घटा दो, ऐसा तो नहीं होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने के कारण अचानक से पहले 1 मोल ऑफ गैस थे अब 2 मोल ऑफ गैस हो जाएंगे, नहीं। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पर इसका एरिया में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये बात याद रखिएगा, इसका एरिया किस चीज को बताता है, इस मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का कैसा दिखता है, इसका एरिया किस चीज को बताता है, इसका एरिया जो होता है वो मॉलिक्यूल्स के नंबर को बताता है, और टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पर इसका एरिया बढ़ता घटता नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, ये ग्राफ इस तरफ या इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसका एरिया पे कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, अब इसी तरीके से इसमें अब देखो स्पीड के हिसाब से कुछ कुछ चीजें डिफाइन की गई है। कुछ स्पीड होती है जैसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, क्योंकि स्पीड जो है सभी मॉलिक्यूल्स की बराबर नहीं है, कुछ की ज्यादा है कुछ का कम है। अब कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स है जिसका वेलोसिटी क्या है, अब देखो इधर है, इधर बढ़ने पे आपको पता होगा वेलोसिटी बढ़ रही है, तो कुछ ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जिसका की वेलोसिटी मतलब कि ज्यादा नंबर, जैसे मान लो कि 10 मीटर पर सेकेंड वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर 200 है, इसी तरीके से 5 मीटर पर सेकेंड वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर जो है वो 30 ही है। तो इस तरीके से ये ग्राफ इस चीज को शो करता है, समझ रहे मेरी बात को। तो अब यहाँ पे एक बात आती है कि भैया एक बात बताइए, जब इस तरीके से स्पीड की वेरिएशन आ रही है तो कुछ कुछ चीजें डिफाइन करना पड़ेगा, तो इसी में कुछ कुछ चीजें डिफाइन की गई है, जैसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की क्या स्पीड है, वो स्पीड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है उसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आई थिंक आप इस ग्राफ का पीक बताएगा, तो मतलब जो वेलोसिटी जो इसके पीक को डिनोट कर रहा होगा वो क्या कहलाएगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसके बाद हम लोग निकालेंगे वी एवरेज, अगर वेलोसिटी अलग अलग है ऑब्वियस सी बात है मुझे वी एवरेज निकालना पड़ेगा, फिर हम लोग को निकालना पड़ेगा वी आर एम एस। तो वो सब सारी चीजें हम लोग देखते हैं, वी एवरेज कैसे निकालेंगे, वी आर एम एस कैसे निकालेंगे। लेकिन आप ये से याद रखिएगा कि इस ग्राफ का जो पीक होता है वो भी मोस्ट प्रोबेबल को दिखाता है। अच्छा, सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इस ग्राफ का जो पीक है ये इस तरफ शिफ्ट होगा, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर सिंपल सी बात है सभी गैसेस मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी वो चेंज होगा, मतलब वो बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है पीक इसका इस तरफ शिफ्ट होने लगेगा। ठीक है, तो इस ग्राफ का आपको पीक के बारे में पता चल गया, इसका एरिया क्या देता है वो आपको पता चल गया। अब मैं अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज ऑब्वियस सी बात है, आपको एवरेज आप किस तरीके से निकालोगे, अगर तुम ध्यान से देखो तो नंबर वी जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ नंबर है। अगर तुम देख, इसका ऑब्वियस सी बात है मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का एक पूरा का पूरा बड़ा सा इक्वेशन है, उस इक्वेशन का ये ग्राफ बनता है। तो मैं वो इक्वेशन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझता, इसलिए मैं वो इक्वेशन के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ नंबर आ रहा है, ठीक है। तो मैं अगर इसका वी एवरेज निकालूं तो वी एवरेज इसका कैसे करके आएगा, ध्यान से समझिएगा। इसका जो वी एवरेज आएगा वो लिखूंगा वी, जिस चीज के रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है दैट इज डी एन, इसका इंटीग्रेशन अपॉन डी एन का इंटीग्रेशन। ये चीज आपको पता होगा कि कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन का हम एवरेज इसी तरीके से लेते हैं। अच्छा, अगर मुझे dn को लिखना है तो सिंपल सी बात है dn को मैं कैसे लिख सकता हूं, क्योंकि देखो dn बाई dv की जो वैल्यू है वो अगर आप लोगों को याद होगा तो वो क्या है, हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n इंटू बी, एन बी। समझ रहे हो मेरी बात को, इस पूरे क्वांटिटी को एन बी बोलते हैं। जो ये हम लोगों ने जो लिखा है ना, ये पूरा जो क्वांटिटी है इसको कैपिटल एन बी बोलते हैं, समझ रहे हो, इसको कैपिटल एन बी बोलते हैं, हमने इसको बोल दिया कैपिटल एन बी। तो इसको डीएन को क्या बोल सकते हो, एन बी डी वी। समझ रहे हो मेरी बात को, इसको क्या बोल सकते हो, डीएन को आप बोल सकते हो, डीएन को बोल सकते हो, ध्यान से देखो तो डीएन को यहां से आप बोल सकते हो एन बी डी वी। तो यहां से आप वी एवरेज की वैल्यू क्या लिख सकते हो, वी एवरेज की वैल्यू आप लिखोगे, ध्यान से देखिए, तो एन वी इंटू वी इंटू डी वी इंटीग्रेशन ऑफ डी एन, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एन क्या होगा, एरिया ऑफ द कर्व होगा। अगर तुम ध्यान से देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एन ये क्या होगा, एरिया ऑफ कर्व, एरिया या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि डीएन का इंटीग्रेशन कर दोगे तो डीएन क्या है, असल में नंबर ही तो बता रहा है, सिंपल सी बात है। तो ये आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बता देगा। तो ये आप इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करते हो तो आंसर आ जाता है। समझिएगा मेरी बात को, ये जो डीएन की आपका कुछ वैल्यू आता है, ये इसका वैल्यू क्या आता है मैं आपको अगर बताऊं तो इसकी वैल्यू आती है, ये मुझे भी याद नहीं है,
4 पाई वी स्क्वायर इंटू एम बाई 2 पाई के टी की पावर 3/2 इंटू ई की पावर एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी, ऐसा फंक्शन आता है ये पूरा का पूरा। अब उसी का वी के रिस्पेक्ट में कर्व इस तरीके से आता है, तो उसी को जब हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो वी एवरेज की वैल्यू मुझे पता चल जाती है, वी एवरेज की वैल्यू पता चलती है। तो वी एवरेज की वैल्यू कितनी आती है, मैं उस, आप चाहो तो उस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो वी एवरेज को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। तो वी एवरेज की जो वैल्यू आती है वो आपके पास आती कितनी है, वी एवरेज की वैल्यू वो आती है 8 के टी बाई पाई स्मॉल एम का अंडर रूट। इसी चीज को जब के को आप कर सकते हो आर बाई एन ए। अच्छा एम क्या है भैया, एम जो है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, कितना है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। और के क्या है भैया, इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, चलिए इसको के भी लिख लीजिए तो आपको सबसे ज्यादा अच्छे से। और के बी को लिख सकते हो आर बाई एन है, तो इसको आप लिख सकते हो 8 आर टी बाई पाई मास इंटू एन ए, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट का अंडर रूट। तो चाहे तो आप ऐसे याद करो चाहे वैसे याद करो, तो वी एवरेज की वैल्यू ये आती है। इसको पूरा इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास ये आएगा। अच्छा मोस्ट फेवरेबल, अच्छा एक बात बताइए कि कोई अगर आपको एक ग्राफ दे रखा है, सुनिएगा मेरी बात को, कोई एक ग्राफ दे रखा है, उसकी मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करा के 0 के बराबर कर दीजिए, तो उसका आपको पीक पता चल जाएगा किस वैल्यू पे उसकी पीक आ रही है। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी इसी तरह का अगर फंक्शन दे रखा है, इसका अगर मुझे पीक बताना है, यही जो पीक है यही असल में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, तो इस फंक्शन को डेट इज डीएन फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूँ भी के रिस्पेक्ट में और बराबर 0 कर दूं, तो उससे जो भी की वैल्यू आएगी वही एक्चुअली में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आएगी। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कराया गया, उसके बाद 0 के बराबर कराया गया, तो इससे जो भी की वैल्यू मुझे मिली वो आपका क्या आता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जो वैल्यू आ जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो आपके लिए सही रहेगा। तो भी मोस्ट प्रोबेबल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आती है, वो आपकी आती है 2 आर टी बाई 2 के टी बाई स्मॉल एम का हो गया मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। जब इसी को सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 आर टी बाई, के को लिख सकते हैं आर बाई एन, आर टी बाई मॉलिक्यूलर वेट का अंडर रूट। तो ये चाहे आप यही याद कर लो चाहे यही याद कर लो, बातें एक ही पड़ता है। इसी तरीके से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की आरएमएस वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू वी आरएमएस को आप इस तरीके से समझ सकते हो। वी आरएमएस में पहले आप ऐसे समझो, आरएमएस पहले जो भी नंबर है उसका स्क्वायर लीजिए, फिर उसका मीन कर दीजिए, उसके बाद रूट ले लीजिए। मतलब ध्यान से देखिए, अगर आरएमएस वैल्यू निकालना है तो पहले मान लीजिए सपोज कीजिए V1 V2 V3 V4 V5 इस तरीके से 5-6 वेलोसिटीज है। तो इसका आपको आरएमएस, मतलब आरएमएस भी एक तरीके से एवरेज लेने का तरीका होता है। तो आप इसको कैसे कीजिएगा, पहले इसका रूट ले लीजिए, V स्क्वायर, फिर V2 स्क्वायर, फिर कॉमा हो गया V3 स्क्वायर, फिर इसका मीन ले लीजिए। तो मीन कैसे लीजिएगा, पहले रूट ले लिया सभी का, फिर उसके बाद क्या किया, इसका मीन ले लिया, ठीक है, इसका फिर मीन ले लिया। मीन लेने का मतलब क्या, सभी नंबर्स को जोड़िए और अपॉन कितने नंबर है, फिर इसका रूट चढ़ा दीजिए। तो दिस इज आरएमएस अगर नॉर्मल तरीके से बोला जाए। पहले जो भी नंबर्स जो भी चीजें दे रखी है उसका रूट ले लीजिए, उसके बाद उसको ऐड कर दीजिए, मतलब सॉरी स्क्वायर कर दी, पहले मैंने क्या बोला, आरएमएस, पहले सभी नंबर्स को स्क्वायर कीजिए, फिर मीन लीजिए, फिर उसका रूट चढ़ा दीजिए। तो पहले सभी को मैंने स्क्वायर किया, उसके बाद उसका मीन लेने का क्या तरीका, सबको जोड़ के जितना जितना टाइम्स है वो उसमें से डिवाइड कर दीजिए, फिर इसका रूट चढ़ा दीजिए, दैट इज आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू आप लोगों को पता चल जाएगी। तो अब ये तो हम लोगों ने डिस्क्रीट फॉर्म के लिए लिखा। अच्छा ये तो आपको पता है ना, कोई भी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका एवरेज वैल्यू बताइए, इसका एवरेज बताइए, तो क्या कीजिएगा 1 से लेके 8 तक को जोड़िएगा अपॉन 8 कीजिएगा। ये बेसिक्स है, आपको पता होना चाहिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ। लेकिन मैंने आरएमएस के लिए आपको बता दिया, आरएमएस भी एक तरह का एवरेज ही होता है। तो आरएमएस कैसे लेते हैं, तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है, ओके। चलिए अब अगर हम आगे बढ़े, आगे अगर हम लोग बढ़े तो आरएमएस वैल्यूज, अगर मैं कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वी आरएमएस हम ऐसे निकालेंगे। तो पहले हम लोग वी आरएमएस कैसे निकालेंगे, अगर मुझे कंटिन्यूअस फंक्शन दे रखा है तो वी आरएमएस की वैल्यू जो है वो कैसे निकालेंगे बताइए। तो उसका बस एक ही तरीका है कि v को स्क्वायर कर दीजिए, इंटू डी एन कीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए अपॉन डी एन का इंटीग्रेशन।
अच्छा, dn को आप चेंज कर सकते हो, वहां से चेंज कर लीजिए, इसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद, समझ रहे हैं मेरी बात को, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं इसकी बात करूं तो वी आर एम एस की वैल्यू कितनी आती है, 3 RT/m, 3 RT/m। इसकी वैल्यू आती है, देखो वी मोस्ट प्रोबेबल के 2 RT/m, इसका 3 RT/m, कितना आएगा 3 RT/m, 3 RT/मॉलिक्यूलर वेट का अंडर रूट। ऑब्वियस ही बात है, अगर के लीजिएगा तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल आएगा। तो ये आप लोगों का पता चल गया, वीआरएम में सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। तो एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या इतना आप लोगों को क्लियर है, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, हाँ या ना। किसमें और भी कोई अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, बाकी इतना आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को कराने वाला हूं, जिससे कि प्रोबेबिलिटी रहती है कि क्वेश्चंस आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ बताइए मुझे, हाँ ना, आता है या नहीं आता है, समझ में आया, कुछ और डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर कोई डाउट हो तो इट्स अपॉन यू, कि कितना आप लोग रिस्पॉन्स करते हो उसके हिसाब से मुझे पता चलेगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने बताया तो मुझे लगता है कि आ रहा होगा इतना आपको। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, इसका डेरिवेशन ही इंपॉर्टेंट है, और वही डेरिवेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द कंटेनर वॉल, तो हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन कंटेनर वॉल। ये इंपॉर्टेंट भी आपका है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके डेरिवेशन से डायरेक्टली क्वेश्चंस, अगर आप इसका डेरिवेशन समझ लीजिएगा तो कॉम्प्रीहेंशन, कई बार इस तरह के कॉम्प्रीहेंशन भी आपसे हो जाएंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो, मैं मान लो कि एक कंटेनर ले रखा हूँ, उसके अंदर प्रेशर ऑफ गैस कितना लगेगा इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। तो एक बात बताइए, मान लीजिए कि मैं जिस कमरे में, इसको आप कंटेनर, एक कंटेनर मान लीजिए, तो क्या इसके सभी वॉल्स पे प्रेशर सेम लग रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है। अगर मान लो कि एक बक्सा है, सुनना सुनना मेरी बात को, एक कंटेनर है, क्यूबिकल शेप का है, उसके सभी वॉल्स पे अगर प्रेशर सेम नहीं लगेगा तो एक वाला वॉल पिचक जाएगा, सिंपल सी बात है। जो वाले वॉल पे प्रेशर कम लगेगा उधर वाला वॉल पिचक जाएगा। ये आप लॉजिकली भी सोच सकते हो। तो मेरा ये कहने का मतलब है, कोई एक कंटेनर है तो उसके सभी वॉल्स पे जो प्रेशर है वो सेम लगता है, अलग अलग नहीं लगता है। तो इसको मैं समझाने के लिए, इसको डिराइव करने के लिए मैं सोचता हूँ कि एक कंटेनर ले लेता हूँ जो कि आपका क्यूबिकल शेप का है। क्या है भैया? क्यूबिकल शेप का है। तो मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ जो कि, जिसका मान रहा हूँ कि जिसका जो शेप है ये क्यूबिकल शेप है। क्या है भैया? क्यूबिकल शेप। ठीक है, ये मान लो आपका है एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, ये क्यूबिकल शेप है, जिसमें कि मान लीजिए कि बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें कि मान लीजिए कि कोई भी एक गैसियस मॉलिक्यूल से, इसी तरीके से बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एक गैसियस मॉलिक्यूल जो है वो कुछ ऐसे मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका कुछ वेलोसिटी का कंपोनेंट vx होगा, उसका एक वेलोसिटी कंपोनेंट vy होगा, और इसी तरीके से एक वेलोसिटी कंपोनेंट vz होगा। तो vx vy vz क्या होगा ये आप लोगों को समझ में आ गया। मान लीजिए कोई एक वेलोसिटी ऐसे करके रहा, तिरछा करके रहा, तो उसके तीन कंपोनेंट हो जाएंगे, x y और z। इस तरीके से समझ रहे हैं, तो उस वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट हो जाएंगे। इसी तरीके से हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे, उस सभी के वेलोसिटी के कुछ कंपोनेंट होंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो ओनली एक्स डायरेक्शन पे जा रहे होंगे, अगर एक्स डायरेक्शन पे जा रहा होगा तो उसका वी वाई और वी जेड कॉम्पोनेंट जीरो हो जाएगा। कुछ वाई में जा रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका वी एक्स और वी जेड जीरो हो जाएगा। तो ये लॉजिकल बात है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मैं
तीन कंपोनेंट ले रहा हूं तो इस तीन कंपोनेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है। Vx, Vy, Vz का मतलब मैं अभी एक सिंगल मॉलिक्यूल्स को कंसीडर कर रहा हूं। अब समझना कंटेनर की वॉल पे जो प्रेशर होता है वो एक्चुअली क्या होता है। अगर आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर, अगर आपने इससे पहला वाला लेक्चर मेरा देखा होगा तो वो एक्चुअली क्या होता है कि पर सेकेंड मॉलिक्यूल्स, अगर फोर्स की बात की जाए तो प्रेशर इज व्हाट, फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब जो मॉलिक्यूल जो है टकरा टकरा के जितनी फोर्स लगा रहे होंगे इस वाले वॉल पे, पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगा रहा होगा मॉलिक्यूल्स टकरा टकरा के, दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। तो मेरा ये कहने का मतलब है मैं ये कैसे निकालूं कि प्रेशर कितना लगा रहा होगा। तो आपको न्यूटन सेकेंड लॉ याद होगा, रेट ऑफ मोमेंटम चेंज इज कॉल्ड फोर्स। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर फोर्स की बात की जाए तो फोर्स को आप लिख सकते हो dp बाई डी टी, वेयर dp इज मोमेंटम, ये है हमारा मोमेंटम। समझ रहे हैं मेरी बात को। अच्छा मोमेंटम है, इसको मैं p से नहीं डिनोट करता, किसी और चीज से डिनोट कर देता हूं, चलो p डैश से डिनोट करता हूं। आप कहीं इस पे लिए कंफ्यूज ना हो जाओ, p से प्रेशर होता है भाई, तो रेट ऑफ मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ मोमेंटम चेंज, इसको हम लोग प्रेशर बोल दिए। अच्छा अब समझना मेरी बात को कि मुझे ये लगता है कि रेट ऑफ मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज फोर्स इज प्रेशर। तो मैं अगर प्रेशर की बात की जाऊं, पी आर से लिखता हूं प्रेशर, तो दिस इज डीपी बाई डी टी अपॉन एरिया, एरिया ऑफ वॉल, दिस इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। ये बात आपको समझ में आ रही है, मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं एवरेज प्रेशर की बात करूंगा। हो सकता है किसी एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए प्रेशर कम लगाओ, किसी में ज्यादा लगाओ, लेकिन एक्चुअली में बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि अगर बहुत लंबे टाइम के लिए ऐसा हो जाएगा कि प्रेशर का वेरिएशन आने लग जाएगा तो वॉल्स में कुछ अलग तरह का ये दिखने लगेगा। वॉल्स पता चला तुम्हारा ऐसे वाइब्रेट करने लग गया, थोड़ा सा इसको फील कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि मैं अगर एक टाइम इंटरवल ले लूं तो प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ टी कुछ आ सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ टी नहीं आ सकता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है मैं एवरेज प्रेशर की बात करूंगा कि एवरेज प्रेशर इसमें कितना लगेगा, इस वाले वॉल पे कितना लगेगा। मुझे लगता है कि सभी वॉल्स पे जो एवरेज प्रेशर है वो सेम लगेगा। मैं एक्स के लिए जो निकालूं वो वाई वाले, मैं एक्स पे के लिए क्या मतलब, मेरा क्या मतलब है, मेरा एक्स का मतलब है कि इस वाले वॉल पे अगर मैं ध्यान से देखूं, इस वाले वॉल पे जितना प्रेशर लग रहा होगा सामने वाले वॉल पे भी उतना प्रेशर लग रहा होगा, इस पे भी वही, पीछे वाले पे वही। अच्छा इस ये क्यूब है तो इसका लेंथ हम एल मान लेते हैं, क्यूब का लेंथ हम लोग एल मान लेते हैं या ए मान लीजिए, आपको जो मानना हो वो आप मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो एवरेज प्रेशर को आप कैसे करके डिनोट कर सकते हो। तो एवरेज प्रेशर अगर प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ, समझिएगा प्रेशर जो है अगर ध्यान से देखिए तो दिस इज फोर्स, और फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। समझ रहे, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है आपको, सपोज कर लीजिए। तो आपको एवरेज प्रेशर अपॉन एरिया है, तो मुझे लग रहा है कि पी एवरेज जो होगा उसको आप ऐसे लिख सकते हो, एफ एवरेज अपॉन एरिया, एफ एवरेज अपॉन एरिया, मतलब कि एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड एवरेज प्रेशर। तो मैं एवरेज फोर्स कैसे निकालूं, तो एवरेज फोर्स का आप इस तरीके से समझिए, एवरेज फोर्स अगर आपको निकालना है तो फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आपको पता है दिस इज फोर्स, मान लीजिए कि फंक्शन ऑफ किसके रूप में दे रखा है, फंक्शन ऑफ टाइम के रूप में दे रखा है। अच्छा अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आपको याद होगा कि किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में अगर वो चेंज हो रहा हो तो उस चीज के रिस्पेक्ट में मुझे उसको डिफरेंट इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपॉन टोटल टाइम। तो मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देखिए, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि देखो असल में जो फोर्स है वो हमारा था dp बाई डी टी, dp बाई डी टी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो dp बाई डी मतलब आप ये इसको इस तरीके से लिखोगे, दिस इज f, तो लिखोगे f डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी, ठीक है, एफ डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। अच्छा एफ डी टी निकलोगे तो ये पूरा का पूरा एफ है, ये पूरा का पूरा एफ है, तो यहां पे आ जाएगा, ध्यान से देखिए, दिस इज इंटीग्रल डी पी, मतलब दिस इज मोमेंटम चेंज अपॉन इंटीग्रल डी टी, यही आपका आ जाएगा। अगर मैं एफ एवरेज की बात करूं तो दिस इज एफ डी टी, अगर एफ एवरेज की बात करूं तो एफ जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, और एफ की वैल्यू आप पहले ही बोल सकते हो, दिस इज पीडीएस मैंने बोला था, दिस इज मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम। तो इसके जगह एफ के जगह लिखोगे डीपी बाई डी टी, तो यहाँ पे आ जाएगा dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम।
अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूं कि टाइम का ड्यूरेशन अगर मैं 1 सेकेंड ले लूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं 1 सेकेंड को देखूं, अगर मैं 1 सेकेंड टाइम का ड्यूरेशन ले लूं, तो मुझे एक तरीके से बोल रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि dt की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो dt की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आप एक्चुअली अगर आपको एफ एवरेज निकालना है तो आप इस तरीके से समझो कि एफ एवरेज का मतलब है कि एक सेकेंड में, एक सेकेंड में मोमेंटम चेंज कितना हुआ, एक सेकेंड में मोमेंटम चेंज, एक सेकेंड में मोमेंटम चेंज कितना हुआ होगा, मोमेंटम चेंज। मैं अगर ये निकाल लूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एक सेकेंड में मोमेंटम चेंज कितना होगा। ये अगर आप निकाल ले तो यही आपको पता चल जाएगा एफ एवरेज की वैल्यू, क्योंकि डेल्टा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो दिस इज डेल्टा पी इन 1 सेकेंड। तो मेरा मतलब है कि एफ एवरेज का कुल मिला के मतलब होगा मोमेंटम चेंज इन 1 सेकेंड। तो ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया। मतलब अगर मुझे एफ एवरेज निकालना है तो आप ये निकाल लीजिए कि इस वाले वॉल पे एक सेकेंड में गैसियस मॉलिक्यूल्स के द्वारा कितना नेट मोमेंटम चेंज हो रहा होगा, वो आपका एफ एवरेज के बराबर हो जाएगा। उस एफ एवरेज को इस वाले वॉल के एरिया से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो टोटल, क्या बोलते हैं, टोटल जो आपका एफ एवरेज क्या होगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि इस वाले वॉल पे मुझे एफ एवरेज निकालना है, तो एफ एवरेज, सॉरी, पी एवरेज निकालना है, तो पी एवरेज की वैल्यू हो जाएगी एफ एवरेज अपॉन एरिया, और एफ एवरेज क्या होगा, एक सेकंड में आप मोमेंटम चेंज देख लीजिए इस वाले वॉल पे। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? इस वाले वॉल पे अगर मुझे प्रेशर निकालना है, एवरेज प्रेशर निकालना है, तो एफ एवरेज अपॉन ए करूंगा, और एफ एवरेज की वैल्यू हो जाएगी एक सेकंड में मोमेंटम में चेंज कितना आया। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है? तो अब ध्यान से देखिए इसको हम कैसे करेंगे। ये देखो, इसके डेरिवेशन के 2-3 तरीके और भी हैं, लेकिन मैं ये डेरिवेशन का तरीका इसलिए बताता हूं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी मुझे लग रहा है ज्यादा है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है? चलिए, अच्छा एक बात बताइए, ये वॉल्स है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस l है। अगर तुम ध्यान से देखो तो होगा क्या कि x वाला जो गैस है, मतलब कि कोई एक मॉलिक्यूल्स को मान लो उसके पास vx वेलोसिटी है, सपोज दैट y में भी होगा z में भी होगा, तो वो ऐसे करके मान लेते हैं कि इसमें x में ही है, y में भी होगा z में भी होगा। तो अभी हम लोग ओनली x डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, मतलब 3 डायमेंशनल मोशन है, उसमें से ओनली 1 डायमेंशनल मोशन को कंसीडर कर रहे हैं। या मान लो कि एक ही डायरेक्शन को अभी हम लोग देख रहे हैं, 2 डायरेक्शन में भी साथ साथ हो रहा होगा। अब मेरा ये कहने का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, अब ये जब जैसे आगे बढ़ेगा तो बीच में हो सकता है कोई मॉलिक्यूल्स आ जाए, इसको टकरा दे, टकरा के इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। लेकिन हम लोग ये मान रहे हैं कि ये जो जब मूव कर रहा है तो इसके बीच में कोई मॉलिक्यूल्स नहीं आ रहा है। अगर किसी से ये टकरा भी जा रहा है तो इस मॉलिक्यूल्स का स्थान दूसरा मॉलिक्यूल्स ले ले रहा है। समझ रहे मेरी बात को? तो एक बात बताइए, इसकी वेलोसिटी vx है और इसका मास मान लीजिए सपोज कीजिए m है, तो बताइए मोमेंटम चेंज एक कोलिजन में कितना आएगा? एक कोलिजन में डेल्टा पी कितना आएगा भैया? मुझे लगता है 2m vx। अगर ध्यान से देखो तो ये गया, टकराया, फिर vx से वापस आएगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, तो 2m vx इसका मोमेंटम चेंज आएगा एक कोलिजन में। अच्छा बताइए, दो कोलिजन्स के बीच का टाइम कितना होगा? अगर आप ये मान रहे हैं कि ये टकरा रहा है, इससे करके टकराते जा रहा है, सेम वॉल के साथ कोलिजन करने में इसके पास, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं इस वाले में देख रहा हूं तो इस वाले का ही देखना पड़ेगा। इस वाले वॉल में अगर मैं प्रेशर निकाल रहा हूं तो मुझे इसी वाले वॉल का कंसीडर करना पड़ेगा। तो बताइए इस वाले वॉल के साथ दो कोलिजन के बीच का टाइम, वो कितना होगा? थोड़ा सा सोच के बताइएगा। दो कोलिजन्स के बीच का टाइम, मैं मान के चल रहा हूं कि मॉलिक्यूल से स्टार्ट हुई, टकराए, ऐसे से करके कंटिन्यूअसली हो रही है, बीच में ये कहीं मूव उड़ नहीं रही है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि दो कोलिजन्स के बीच का टाइम कितना होगा, ये आप सोच के बताइए। मुझे लग रहा है कि एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में ये मॉलिक्यूल जो है वो 12 डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। जैसे मान लो यहाँ पे ये था, गया, टकराया,
टकराया तो फिर ये वापस आएगा, फिर यहाँ पे टकराएगा, लेकिन मैं इस वाले कोलिजन को थोड़ा कंसीडर करूंगा, क्योंकि मुझे इसी वाले कोलिजन को, इसी वाले वॉल के कोलिजन को देखना है, क्योंकि मैं इस पे अगर मैं इसमें प्रेशर निकाल रहा हूं तो इसका ये मॉलिक्यूल इसके साथ टकरा रहा है, उससे क्या मतलब, मुझे अगर ये इसके साथ टकराएगा, इसके साथ मोमेंटम चेंज करेगा ना, तो मुझे इस पे फोर्स, इसमें प्रेशर निकालना है, तो इसमें कितना मोमेंटम चेंज हुआ वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है जब ये इससे टकराया, अगर मान लो यहाँ पे टकराया, फिर ये वापस इधर जाएगा, फिर ये वापस आएगा, तो इधर L और इधर L, तो मुझे लग रहा है 2L डिस्टेंस ट्रेवल किया और इसकी वेलोसिटी थी vx, मतलब इतना टाइम लगेगा आपको, दो कोलिजन्स के बीच का टाइम इतना लगेगा। ये बात समझ में आई, 2L vx, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो दो कोलिजन के बीच का टाइम 2L अपॉन vx लगेगा। अरे भैया वेलोसिटी चेंज थोड़ा हुआ, बस डायरेक्शन ही तो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो मैं बोल रहा हूँ दो कोलिजन के बीच का टाइम इतना, एक कोलिजन में इतनी बार इतना मोमेंटम चेंज हो रहा है, दो कोलिजन्स के बीच का, अब आप ये बताइए कि टाइम है इतना, मुझे निकालना क्या है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, मुझे ये चीज निकालना है कि भैया एक सेकेंड में मोमेंटम चेंज कितना हुआ। मुझे एक चीज पता है कि एक कोलिजन में इतना मोमेंटम चेंज हो रहा, अगर मैं ये निकाल लूं कि एक सेकेंड में कितना कोलिजन हुआ होगा इस वाले वॉल के साथ, तो उसके एक कोलिजन में कितना मोमेंटम चेंज हुआ, उससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि एक सेकेंड में मोमेंटम चेंज कितना हुआ। बहुत आसान है, तो सोचिए इसके बारे में कैसे निकालिएगा कि एक सेकेंड में मोमेंटम चेंज कितना होगा, वो मैंने लॉजिकली आपको बता दिया। एक कोलिजन में मोमेंटम चेंज आपको पता है, ये निकाल लीजिए कि एक सेकेंड में कितना कोलिजन हुआ होगा, उसको एक कोलिजन में कितना मोमेंटम चेंज है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो कीजिए इसके आगे, तो आपको ये पता चल जाएगा एक मॉलिक्यूल्स के द्वारा एक सेकेंड में मोमेंटम चेंज कितना हुआ, तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल मोमेंटम चेंज आपको पता चल जाएगा एक सेकेंड में, तो वही आपका एफ एवरेज के बराबर हो जाएगा। बहुत बेसिक तरीके से मैंने आपको बताया है, कोई हाई फाई कोई बहुत बड़ी फिजिक्स लगा के नहीं बताया, बहुत बेसिक तरीके से बताया, आपको समझ में आना चाहिए। तो आप निकालिए इसके आगे का एक्सप्रेशन, आप खुद से कीजिए, मैं करके बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको यहां तक पहुंचा दिया है, तो सोचिए इसके आगे। तो कई बार एक पैराग्राफ में क्वेश्चंस बोलता है एक मॉलिक्यूल इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो बताइए नंबर ऑफ कोलिजन इस वॉल के साथ क्या होगा। इसलिए मैंने ये तरीका आपको बताया कि आप सोचिए कि किस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक इस वॉल्स के साथ नंबर ऑफ कोलिजन्स बताइए इस गैसियस मॉलिक्यूल्स का, तो भैया कैसे निकालोगे, वो भी तो निकालने आना चाहिए ना आपको। हर बार फॉर्मूला रटना नहीं होता है बेटा, हर बार समझना, कई बार समझना भी पड़ता है। दिस इज एडवांस नॉट जेई मेंस। एडवांस में आपको फॉर्मूला से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। आपको कहीं से भी, वो बीच से भी पूछ सकता है, कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। कई लोग तो ये नहीं निकाल पा रहे, भैया मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, ये मॉलिक्यूल्स एक सेकेंड में इस वॉल के साथ कितना टकराएगा ये बता दो, ये तुमसे नहीं हो पा रहा है। अबे गधेरो, यूनिटरी मेथड, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखो, 2L/Vx टाइम में वन कोलिजन, ध्यान से देखो, 2L/Vx टाइम में वन कोलिजन, तो एक सेकेंड में कितना कोलिजन होगा भैया, ये हो जाएगा Vx अपॉन 2L। तो एक सेकेंड में इतनी बार कोलिजन हो रहा होगा, एक सेकेंड में इतनी बार कोलिजन हो रहा होगा। गधेरे हो क्या भाई, यही तो होगा, इतने सेकेंड में एक कोलिजन हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि एक 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 सेकेंड में, इतने सेकेंड में मान लो एक कोलिजन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक सेकेंड में इतना कोलिजन हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, कुल नंबर ऑफ कोलिजन पता चल गया। अच्छा, तो मतलब मैं ये बोल रहा हूं एक मॉलिक्यूल का एक सेकेंड में मोमेंटम चेंज आपको पता चल जाएगा। ध्यान, एक कोलिजन में आपका मोमेंटम चेंज होता है 2mvx, और उसने नंबर ऑफ कोलिजन्स किए vx अपॉन 2l, यही तो किया, vx अपॉन 2l। तो ध्यान से देखिए, दिस इज m vx का स्क्वायर बाई l, दिस इज मोमेंटम चेंज ऑफ वन मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड। समझ रहे हैं मेरी बात को, दिस इज मोमेंटम चेंज
ऑफ वन मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड। अच्छा, इसी तरीके से लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर हम बात करें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सपोज करो स्मॉल n मॉलिक्यूल है, तो अगर उसी की बात करें एफ एवरेज इन x डायरेक्शन अगर हम लोग बात करें तो वो कितना हो जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो वो हो जाएगा सभी मॉलिक्यूल्स का आप मोमेंटम चेंज इन 1 सेकेंड जोड़ दीजिए x डायरेक्शन का, तो वो आपको x fx की वैल्यू बता देगा। तो ये आपका हो जाएगा m/l अपॉन इंटू वी एक्स वन का स्क्वायर प्लस ऑफ वी एक्स टू का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये मैंने क्या किया, थोड़ा सा सोचिए। आपको एक मॉलिक्यूल का पता है, ठीक है, समझ रहे हैं, और सभी मॉलिक्यूल का वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम होना है, तो आप हर एक मॉलिक्यूल्स का एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज को ऐड कर दीजिए। तो अगर आपका एक का आपको पता है तो ऑब्वियस ही बात है उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट x1 रहा होगा, दूसरा का vx2 रहा होगा। अरे सबकी x डायरेक्शन का वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम हो ऐसा जरूरी थोड़ा है। आप बोलोगे सर n से मल्टीप्लाई कर दो, तो n से मल्टीप्लाई कर देने का मतलब तुम समझ रहे हो क्या बोलना कोशिश कर रहे हो, सबका x कंपोनेंट की वेलोसिटी सेम कर दिया, ऐसा थोड़ा है भाई। तो वही मैंने सबकी x डायरेक्शन की कंपोनेंट जो है वो अलग अलग रख रखा है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो वो ये आ गया, मतलब एफ एवरेज इन एक्स ये हो जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली एफ एवरेज इन वाई निकाल लोगे तो वो क्या आएगा, बस यहाँ भैया यही तो आ जाएगा m/l इंटू वी वाई वन का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से आ जाएगा, इसी तरीके से जेड का आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, इसी तरीके से जेड का आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो किसी एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v1 है, ठीक है, तो उसको आप क्या लिखोगे, vx, सुनना मेरी बात को, vx आई कैप प्लस vx1 आई कैप vy1 आई जे कैप और फिर लिखोगे vz1 के कैप, इसी तरीके से लिखोगे। इसी तरीके से किसी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सपोज करो v2 है, ऑब्वियस सी बात है सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी या स्पीड जो है वो अलग अलग होती है, तो उसका कंपोनेंट ऑब्वियस सी बात है उसका अलग अलग होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इस तरीके से मैं इसको लिख रहा हूँ, इस तरीके से। तो मैं जब इसको जो ऐड कर दूंगा, ध्यान से देखो, तो ये लिखोगे v1 प्लस v2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसकी वैल्यू लिखोगे, ध्यान से देखना, अगर तुम इसकी वैल्यू को लिखोगे तो v1 प्लस v1 v2 प्लस डॉट 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 इस तरीके से लिखोगे। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरे तरीके से इसको लिखना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर। मान लो एक पार्टिकल का कुछ वेलोसिटी v1 है, उसके 3 कंपोनेंट है x y z, तो उसको वेक्टर सम के रूप में लिखो, तो उसको v1 को कैसे लिखते हो, vx1 का स्क्वायर प्लस vy1 का स्क्वायर प्लस vz1 का स्क्वायर। देखो उससे लिखोगे तो आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे कंपेयर करना है ना। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो एफ एवरेज असल में लिखा हुआ है दिस इज एफ एवरेज की अगर बात की जाए तो एफ एवरेज असल में क्या लिखा हुआ है, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो दिस इज m/l समेशन ऑफ वी एक्स आई का स्क्वायर का समेशन, ये आपको लिखा हुआ है वेयर आई इज गोइंग टू 1 to n, ये आपको लिखा हुआ है। इसी तरीके से भी वाई लिखा हुआ है, तो मुझे इनमें कंपैरिजन करना है, इसमें कंपैरिजन करना है। तो मुझे जब इसमें कंपैरिजन करना है तो मुझे सिंगल एक्स उससे मतलब नहीं है, तो मुझे स्क्वायर को कंपेयर करना पड़ेगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसी तरीके से इसको आप लिख सकते हो v2 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस vz2 का स्क्वायर। इसी तरीके से इसको ऐड करोगे तो दिस इज समेशन ऑफ vi वेयर i गोइंग टू 1 to n का स्क्वायर, ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, शुड बी इक्वल्स टू, अगर तुम देखो समेशन ऑफ v एक्स आई का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ v वाई आई का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ v जेड आई का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया, यहां से आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। ये मैंने कुछ किया है वो आपको समझ में आना चाहिए, ये आप इसको इस तरीके से लिखते हो। अच्छा एक बात बताना, तीनों वॉल्स का अगर ध्यान से देखा जाए, तीनों वॉल्स पे जो एवरेज प्रेशर लगेगा वो सेम लगेगा। तुम लॉजिकली सोचना,
इस वाले वॉल पे अगर ज्यादा प्रेशर लग जाए और इसमें कम लग जाए तो ये ऐसे करके पिचक जाएगा। तो लॉजिकली ऐसा ही होगा ना कि एक्स डायरेक्शन पे जो प्रेशर लग रहा है वाई डायरेक्शन पे वही प्रेशर लगेगा, जेड डायरेक्शन पे वही प्रेशर लगेगा। तो इसका क्या मतलब है, और तीनों का एरिया बराबर है, तीनों वॉल्स का एरिया तो बराबर है भैया। इसका मतलब कि तीनों डायरेक्शन पे जो एफ एवरेज लग रहा होगा वो बराबर होगा। अगर तीनों डायरेक्शन पे एफ एवरेज बराबर हो रहा होगा तो इसका मतलब एफ एवरेज, अगर इसको ध्यान से देखा जाए, दिस इज एफ एक्स एवरेज should be equals to fy average should be equals to fz average। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये कितना था भैया, m बाई एल समेशन ऑफ वी एक्स का स्क्वायर। अगर आपको याद होगा वी एक्स का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू m बाई एल समेशन ऑफ वी जेड वी वाई का स्क्वायर, क्योंकि ये y दे रखा था आपका, तो दिस इज वी वाई का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू m बाई एल समेशन ऑफ वी जेड का स्क्वायर। तो देखो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा समेशन ऑफ वी एक्स का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ वी वाई का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ वी जेड का स्क्वायर। अब देखो पिछले वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो तो मुझे लग रहा है दिस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ वी बाई 3, क्योंकि अगर ये तीनों बराबर है तो इसके जगह आप Vx लिख सकते हो समेशन ऑफ Vx, इसके जगह Vx, तो दिस इज Vz का स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है समेशन ऑफ V स्क्वायर का, सॉरी स्क्वायर होगा बाई 3। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो बस अब कुछ बचा ही नहीं। अगर मैं P एवरेज की बात करूं तो P एवरेज क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। P एवरेज अगर मैं देखूं तो P एवरेज की बात करूं तो P एवरेज क्या होगा, अभी चलेगा आधा घंटा, ठीक है। पी एवरेज की बात करूं तो पी एवरेज कितना हो जाएगा, अगर मैं प्रेशर एवरेज की बात करूं दिस इज एफ एवरेज, अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं वाई डायरेक्शन की बात करूं तो सब में तो बराबर ही है पी एवरेज भैया। एक्स में जो पी एवरेज लगेगा वाई में भी वही जेड में भी, तो पी एवरेज क्या हो जाएगा अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस इज एफ एवरेज अपॉन एल स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। एरिया किसी भी साइड का जो है एल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर एक बात बताइए एफ एवरेज क्या होगा, एफ एवरेज को लिख सकता हूं एम बाई एल समेशन ऑफ वी स्क्वायर बाई 3 इनटू, ध्यान से देखना दिस इज, ये हो गया एफ एवरेज इनटू 1 अपॉन एल स्क्वायर। तो यार इसको ध्यान से देखो दिस इज एम बाई एल क्यूब इनटू समेशन ऑफ भी स्क्वायर। अच्छा ऊपर नीचे मान लो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्मॉल एन थे तो इसको स्मॉल एन से मल्टीप्लाई करो, इसको स्मॉल एन से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स इनटू एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या हो गया टोटल मास अपॉन ये क्या है एल क्यूब, क्या होता है क्यूब का वॉल्यूम होता है। तो दिस इज डेंसिटी, अच्छा 3 भी था, तो दिस इज 1/3 इंटू डेंसिटी ऑफ गैस इंटू, इसको ध्यान से देखो दिस इज व्हाट वी आर एम एस का स्क्वायर, दिस इज वी आर एम एस का स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो दिस इज वी आर एम एस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। मतलब अगर तुम पी एवरेज की बात करो एक्स में वाई में या जेड में तो वो हो जाएगा 1/3 इंटू डेंसिटी इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रूफ हो गया। यहाँ से वी आर एम एस की वैल्यू आप यहाँ से भी ऐसे भी निकाल सकते हो, तो वी आर एम एस को आप ऐसे भी बोल सकते हो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ प्रेशर ऑफ गैस इन अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस का अंडर रूट। अब डेंसिटी को मास अपन वॉल्यूम के टर्म में लिखो तो वही चीज आ जाएगा 3RT बाई मॉलिक्यूलर वेट। समझ रहे हो मेरी बात को? ये फिर से वही आ जाएगा। तो वी आर एम एस का एक नया फॉर्मूला ये भी हो जाएगा, इसको आप इस तरीके से भी सोच सकते हो। तो आप एक बार कमेंट करके बताना कि आपको सब पूरा का पूरा डेरिवेशन समझ में आया। ये डेरिवेशन इसलिए आपको बताया गया भैया क्योंकि ध्यान से सोचो इसमें आपके एक वॉल के साथ कितने कोलिजन हो रहा है, उस वॉल के साथ मोमेंटम चेंज कितना हो रहा है, टोटल मोमेंटम चेंज एक मॉलिक्यूल्स ने कितना किया, एक सेकेंड में मोमेंटम चेंज कितना किया, सारे मॉलिक्यूल्स अगर मिल गए तो कितना मोमेंटम चेंज लेके आ रहे हैं। तो इसमें पूरी मैकेनिक्स इन्वॉल्व हो गई बेटा, इसलिए ये चीज बताना पड़ा मुझे,
क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, भले ही ये डेरिवेशन का पार्ट है, फॉर्मूला तो सब रट लेते हैं 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, लेकिन जो इसके अंदर की बात है इसमें बहुत सारी चीजें आती है। आप इसको इस तरीके से भी डिराइव कर सकते हो, तो बस मैं तरीका बता रहा हूं कि अगर n मॉलिक्यूल्स मतलब कि इस मान लो कंटेनर में है, तो हर डायरेक्शन में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जाएंगे, मतलब इधर n/6 जाएगा, इधर n/6 जाएगा, इधर n/6 जाएगा, इधर n/6, क्योंकि 6 फेसेस हैं, सब में आप एक तरीके से मान सकते हो प्रेशर सेम होगा। तो सिंपल सी बात है, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस तरफ टकराएंगे, इधर भी, इधर भी, इस तरफ, इधर भी, मतलब सेम टाइम पे सभी वॉल्स के साथ नंबर ऑफ कोलिजन्स भी सेम होगा, क्योंकि प्रेशर सभी वॉल्स के साथ सेम होना चाहिए। तो आप इस कॉन्सेप्ट से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए, अच्छी बात है, इसलिए मैं बोल सकता हूं n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो सभी फेसेस की तरफ जो किसी एक इंस्टेंट पे मॉलिक्यूल्स जो उससे कोलाइड कर रहे होंगे वो n/6 होंगे। आप इससे भी इसको सॉल्व कर सकते थे। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। कई लोग बोलेंगे कि सर आपने बता दिया, तुम्हारे दिमाग में नहीं आया कि सर VRMS का नया फॉर्मूला हो गया 3 टाइम्स, क्या बताया था, 3 टाइम्स प्रेशर बाय डेंसिटी, 3 टाइम प्रेशर बाय डेंसिटी ऑफ गैस का अंडर रूट। लेकिन गधेरे ये वही चीज है, अगर तुम्हें बात की जाए तो प्रेशर ऑफ गैस क्या था, रो RT बाई मॉलिकुलर वेट। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो P बाई रो, अरे ये पता है भाई, P बाई रो इज इक्वल्स टू RT बाई मॉलिकुलर वेट। तो देखो इसको अगर तुम करोगे तो 3 RT बाई ये, तो बात एक ही पर जाएगा। तो मैंने कुछ अलग नहीं लिखा है, बस आपको यह चीज समझाने को। देखो प्रेशर ऑफ डेंसिटी के टर्म में आप इसको रिलेट नहीं कर सकते। VRMS की वैल्यू बढ़ी है या घटी है, हमेशा आप टेम्परेचर से कंसीडर कीजिएगा। बात याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया होता कि एक कंटेनर में हमने मान लो वॉल्यूम को घटाया, तो बताइए कि वॉल्यूम को घटाया तो बताइए VRMS बढ़ेगा कि घटेगा। तो भैया आप नहीं बोल सकते, वॉल्यूम को घटाओगे तो डेंसिटी तो घट जाएगा, लेकिन प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप प्रेशर और डेंसिटी के टर्म में आप इस प्रेशर से कभी भी VRMS या किसी भी चीज, किसी भी V एवरेज या V मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू को आप कंपेयर मत करो। जितनी भी वेलोसिटी है VRMS, मोस्ट प्रोबेबल है या V एवरेज, उसको हमेशा टेम्परेचर से कंपेयर करो, क्योंकि इसमें एक ही फंक्शन आ रहा है। जब आप प्रेशर और डेंसिटी के टर्म में करोगे तो हो सकता है प्रेशर को बढ़ाने घटाने पर डेंसिटी पे भी फर्क पड़ सकता है। अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर आपको देखना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए आप जब भी आपको कंपेयर करना होगा तो आप टेम्परेचर से हमेशा कंपेयर करा करो, कि कोई भी आप प्रोसेस करो तो उसमें टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ रही है, घट रही है, तो उस हिसाब से आप VRMS, V एवरेज, V मोस्ट प्रोबेबल के बारे में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। अब हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ अ गैस। याद कीजिए, अगर हम लोग बात किए थे तो कि टोटल एनर्जी ऑफ अ गैस क्या होता है। टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस की अगर हम लोग बात करें तो दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। और टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज टोटल रोटेशनल एनर्जी प्लस टोटल ट्रांसलेशनल। अगर हम मोनोएटॉमिक गैस की बात करें तो उसका रोटेशनल जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा मॉलिक्यूल्स है। तो उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक्सिस के अबाउट बहुत ज्यादा जीरो, मतलब बहुत नेग्लिजिबल होगा। तो सिंपल सी बात है, उसका टोटल रोटेशनल एनर्जी जो हो जाएगा, वो टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो जीरो हो जाएगा। ओनली अगर मैं बात करूं मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए, तो उसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जैसे मान लो कि अगर मान लो अगर एक किसी कंटेनर के अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल से किसी की वेलोसिटी, मैं अब वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, V1 है, किसी की सॉरी V2 है, किसी की V3 है, किसी की V4 है, तो मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, तो मैं मोनोएटॉमिक गैस की बात कर रहा हूँ, टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो क्या लिखोगे, हाफ m V1 का स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ m V2 का स्क्वायर प्लस इसी तरीके से किसी की V1 है, V2 है, V3, इसी तरीके से तो आप ऐड करते जाओगे। एक मॉलिक्यूल का मास m, मैं सब आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स मान रहा हूँ, सबकी वेलोसिटी अलग अलग मान रहा हूँ। इस तरीके से करोगे तो इसको लिखोगे हाफ ऑफ m
ये लिखोगे v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से इसको क्या कर दो, फिर वही चीज, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उससे डिवाइड कर दो, इनटू मल्टीप्लाई कर दो। मास इनटू मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, अगर मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, अगर इसको तुम ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप लिख सकते हो, ध्यान से देखो, मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दे रखा है 10 की 10 की पावर 6, इसको आप लिख सकते हो n इंटू, आप इसको ऐसे लिख सकते हो n इंटू एन, एन इंटू एन लिख सकते हो। अरे भाई इसको ऐसे ही तो लिख सकते हो, एन इंटू, वेयर एन इज द मोल, ठीक है। इसको मैं कैपिटल एन से दिखा रहा हूं, मैं मान लेता हूं इस गैसेस मॉलिक्यूल्स, गैसेस कंटेनर के अंदर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, तो इसको आप दिखा दोगे कैपिटल एन से, और यहां पे भी कैपिटल एन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये हो गया स्मॉल एम इंटू कैपिटल एन। अच्छा, स्मॉल एन को लिख सकते हो मोल, तो आप ध्यान से देखो, स्मॉल कैपिटल एन को आप लिख सकते हो ऐसे ही करके ना, स्मॉल एन इंटू एन है, ठीक है। अरे 10⁶ को कुछ मोल इंटू एन के टर्म में आप लिख सकते हो ना, वही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो हाफ इंटू एन इंटू एम है, ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट इंटू एन ए आ गया, इंटू दिस इज वी आर एम एस का स्क्वायर, दिस इज वी आर एम एस का स्क्वायर, सॉरी यहां पे एन आ जाएगा, क्योंकि देखो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स इनटू एन की जो वैल्यू होगी, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो वही मॉलिक्यूलर वेट इंटू एन ए इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर, इस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ, इसके आगे आप बताइए, इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अब वी आर एम एस की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, वी आर एम एस की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दीजिएगा तो आपको अच्छा खासा इसमें रिजल्ट आपको दिख जाएगा। तो अगर वी आर एम एस की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट इंटू एन, और ये हो गया 3RT बाई मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट से मॉलिक्यूलर वेट कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 3/2 nRT। तो दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस, मतलब एक सैंपल में अगर मान लो n मोल ऑफ गैस है तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3/2 nRT। लेकिन ये हम लोगों ने माना है मोनो एटॉमिक के लिए, क्या माना है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, ये आपका हो जाएगा मोनो एटॉमिक गैस के लिए। तो एक बात समझिएगा कि अगर हम लोगों ने, अगर हम एक मॉलिक्यूल है उसको अगर मोनो एटॉमिक मान रहे हैं तो सिंपल सी बात है उसके पास 3 ही डायरेक्शन से अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम और इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब इक्विपार्टीशन लॉ क्या है, इक्विपार्टीशन लॉ ये कहता है, जैसे मान लो कि मेरे पास किसी गैस के पास एनर्जी ई है, तो वो अपने इस एनर्जी ई को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दैट इज इक्विपार्टीशन लॉ। या मतलब ये समझो कि अगर किसी के पास एनर्जी ई है तो वो क्या करेगा, सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल पार्ट्स में एनर्जी को डिवीजन करेगा। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है भैया, आप ये समझो कि किसी एनर्जी की दोनों एक दूसरे के जस्ट उल्टा है, आप ये समझो कि इक्विपार्टीशन लॉ क्या है और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, जस्ट एक दूसरे के उल्टा है। तो आपको ये लग सकता है कि सर एक ही बात बोल रहे हैं, बस घुमा के बोल रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा, इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। मान लो किसी गैसेस मॉलिक्यूल्स के पास टोटल मान लो 100 जूल एनर्जी है, तो इक्विपार्टीशन लॉ एनर्जी क्या कहता है कि ये अगर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा तो ये इक्वल पार्ट्स में करेगा, और जितने इक्वल पार्ट्स में ये अपनी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब ऐसा नहीं, मतलब समझ लो कि जैसे मान लो कि 100 जूल टोटल एनर्जी है, तो ये टोटल एनर्जी असल में क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में भी देखो एक्स डायरेक्शन पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक, वाई डायरेक्शनल में या जेड डायरेक्शनल में। तो सिंपल सी बात है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के भी 3 टाइप हो गए, एक्स डायरेक्शनल में ट्रांसलेशनल, वाई डायरेक्शनल में ट्रांसलेशनल, जेड डायरेक्शनल में ट्रांसलेशनल। इसी तरीके से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी 3 तरीके से हो सकता है, एक्स डायरेक्शनल में रोटेशनल, किसी वाई में, किसी के जेड में, तो उसके भी इक्वल पार्ट्स होंगे। तो मतलब जितने इक्वल पार्ट्स में एनर्जी का इक्वल डिवीजन होता है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ रहे हो। अब कई लोग सोचेंगे सर इक्वल पार्ट्स में क्यों होगा, तुम लॉजिकली इसको इस तरीके से समझो कि प्रेशर हर एक वॉल में सेम होगा, तो प्रेशर इज रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस।
क्योंकि प्रेशर इज रिलेटेड टू मोमेंटम चेंज और मोमेंटम इज रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है अगर मोमेंटम चेंज हर एक डायरेक्शन में सेम है तो इसका मतलब हर एक डायरेक्शन का काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम होगा तो सिंपल सी बात है कि जो एक्स में काइनेटिक एनर्जी होगा वो वाई में होगा और वो जेड में होगा, जो कि आपका ट्रांसलेशनल में तीनों बराबर हो गया। मतलब अगर मान लो कि एनर्जी का दो पार्ट हुआ, 50 जूल चला गया ट्रांसलेशनल को, 50 जूल चला गया रोटेशनल को, सपोज दैट, तो 50 जूल अगर ट्रांसलेशनल में गया है तो उस 50 के भी अब 3 टुकड़े होंगे, एक्स में, वाई में और जेड में। उसी तरीके से रोटेशनल में भी 3 टुकड़े होंगे, एक्स में, एक्स डायरेक्शन में हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल्स रोटेट कर रहे हो एक्स एक्सिस के अबाउट, कुछ वाई के अबाउट, कुछ जेड के अबाउट। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये होता है इक्विपार्टीशन लॉ और डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, मान लो यहाँ तो मैंने सिंगल एटॉमिक, मैंने सिंगल मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप इस एफ से डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स अपने एनर्जी के जितने इक्वल टुकड़े करता है वही उतने, उसी को हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। जितने इक्वल टुकड़े करेगा उस उतने नंबर ऑफ इक्वल टुकड़े को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे मान लो कि मैंने सिंगल मोनोटॉमिक गैस माना, तो सिंपल सी बात है इसका 3 दिख रहा है आपको, कि आपको दिख रहा है हाफ एनआरटी, हाफ एनआरटी, हाफ एनआरटी, ठीक है, और तीसरा भी दिख रहा है आपको हाफ एनआरटी। अच्छा, ये तीन तीन हाफ क्यों दिख रहा है? क्योंकि देखो अगर मैं मोनोटॉमिक की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है एक्स को इतना मिला होगा, वाई को इतना मिला होगा, जेड को इतना मिला होगा। लॉजिकली समझ में आया, समझ में आ रहा है कि मतलब कि इस टोटल एनर्जी की टोटल काइनेटिक एनर्जी तो इतनी ही हो गई ना, क्योंकि रोटेशनल तो 0 हो गया भाई मोनोटॉमिक के लिए, क्योंकि उसका अगर तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो तो वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कैलकुलेट करके देखा गया है भाई, ऐसा ही नहीं बोला गया, बोल रहा हूं मैं। उसका आई ओमेगा देखा गया इंटू आई ओमेगा स्क्वायर देखा गया, तो देखा वो नेग्लिजिबल आ रहा है तो उसको हटा दिया गया। समझ रहे हो? तो इसलिए आपका तीनों में इक्वली डिवाइजन हो गया, मतलब कि मोनोटॉमिक गैस के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का कोई महत्व नहीं है। तो उसके लिए क्या आएगा? ओनली ट्रांसलेशनल। तो पूरी की पूरी उसकी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ दैट गैस। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उसमें आपका ट्रांसलेशनल का पार्ट आएगा। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करें तो मोनोटॉमिक गैस के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 तरह के बोल लो, कि एक हो गया ट्रांसलेशनल, ये हो गया टोटल, टीओ से इसको दिखा रहा हूं, ये ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और तीसरा हो गया रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं ऑब्वियस सी बात है इसको मैं वाइब्रेशनल को काउंट नहीं कर रहा हूं। तो मोनो एटॉमिक है तो मोनो के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, ट्रांसलेशनल भी 3, रोटेशनल 0। अगर मैं डाया की बात करूं, डाई एटॉमिक की, तो डाई एटॉमिक के लिए ट्रांसलेशनल हमेशा 3 होगा एक्स वाई जेड में, रोटेशनल टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, सॉरी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात अभी हम नहीं करते। रोटेशनल अगर मैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो 3 होगा डाई के लिए, रोटेशनल 2 होगा। रोटेशनल 2 क्यों होगा? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो कि अगर 2 डाई एटॉमिक है तो अगर इस एक्सिस, हो सकता है इसमें 3 एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, अगर तुम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे तो भैया इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराओगे तो कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छा खासा आएगा। लेकिन इसी एक्सिस के, जिस एक्सिस के अबाउट ये रखा हुआ है उसी के अबाउट ये अगर रोटेट करने लगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। क्योंकि भैया ये तो फिर वही बात हो गई ना कि कोई एक एटम अपने ही एक्सिस, अपने एटम की रेडियस ऑब्वियस ही बात बहुत छोटी होती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, तो r इसका बहुत छोटा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो बहुत छोटा होगा ना। तो वही चीज मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए आपका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 2 होगा, तो यानी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक के लिए 5 हो जाएगा। इसी तरीके से आप याद रखिए कि ट्राई के लिए भी, अब ट्राई एटॉमिक लीनियर है या नॉन लीनियर है, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा। जितने भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, डायटोमिक हमेशा लीनियर मॉलिक्यूल ही होगा, ये बात याद रखिएगा। तो जितने भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है। पॉलीएटॉमिक आप मान लो, डाई के बाद आप डायरेक्टली लिख लिया करो पॉलीएटॉमिक, कितना, क्या आप लिख लिया करो पॉलीएटॉमिक। तो पॉलीएटॉमिक का टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसलेशनल हमेशा 3 होता है। अगर लीनियर मॉलिक्यूल से पॉलीएटॉमिक में लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा। नॉन लीनियर के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होगा, जिसमें से कि ट्रांसलेशनल 3 और रोटेशनल 3। आई थिंक इतना तो आप लोगों को आइडिया होगा। तो यहाँ से आप ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में आप समझ सकते हो। तो अगर हम किसी भी गैस की टोटल अगर मैं इसकी बात करूं कि कोई भी एक गैस है, इसके पास टोटल एनर्जी कितनी है, तो किसी भी गैस की जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल इंटरनल एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं,
टोटल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, ये कितनी हो जाएगी? मान लो एक, मैंने अभी आपको बताया था 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ nRT एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। मान लो उसके f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो सिंपल सी बात है f/2 nRT इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी, वेयर f इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि एक गैस की अगर f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मोनो एटॉमिक के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट करके देख लिया 3/2 nRT आया था, तो भैया हाफ nRT आपका x में, हाफ nRT y में, हाफ nRT z में। और मैंने इसका लॉजिक भी आपको बताया कि रोटेशनल जीरो होगा, क्योंकि उसमें उस केस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो के आसपास आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि आप इसको, अगर आप किसी गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही है तो ऑब्वियस सी बात है 3/2 nRT ही आएगा उसका टोटल एनर्जी। अगर किसी की डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगी तो उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी बोल दो या टोटल एनर्जी ऑफ दैट गैस बोल दो, तो वो कितना हो जाएगा f/2 nRT। तो ये आपका होता है टोटल एनर्जी ऑफ ए गैस इज इक्वल्स टू f/2 nRT। अच्छा, इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं हाफ kT, हाफ kT। अब कैसे लिखा होगा ये थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचिएगा। ये तो हो गया फॉर n मोल, फॉर n मोल, दिस इज फॉर 1 मॉलिक्यूल। ये फॉर 1 मॉलिक्यूल के लिए हाफ kT एनर्जी होती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? 3 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, f/2 PV भी लिख सकते हो, क्योंकि nRT को आप PV के बराबर भी कर सकते हो। तो हाफ kT कितना हो जाएगा भैया फॉर 1 मॉलिक्यूल। तो ये आप लॉजिकली सोचिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, इससे भी आप इसको डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल के लिए जो टोटल, एक मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी f/2 kT होती है, और उसके 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी होगी वो होगी हाफ kT। मतलब एक मॉलिक्यूल का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी होता है वो हाफ kT के बराबर होता है। और अगर टोटल की बात कर ली जाए तो f/2 kT, मतलब एक मॉलिक्यूल्स के पास टोटल इंटरनल एनर्जी जो होगी वो f/2 kT होगा। आप इससे इसको डिराइव कर सकते हो, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि n को आप n/na लिख सकते हो, सिंपल सी बात है। उसके बाद na आ जाएगा तो आप सिंपल सी सोच सकते हो r/na की वैल्यू k होता है। उसके बाद अगर आप ये तो आप क्या होता है टोटल गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए। उसके बाद नंबर से, अगर टोटल नंबर ऑफ टोटल गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए पता है तो उसको n से डिवाइड कर दीजिएगा, तो सिंपल सी बात है एक गैस के लिए आ जाएगा, एक गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए आ जाएगा। तो वही आपको मैं इसको बताया आपको। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। अब आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अभी आप लोग अगर ध्यान से देखें तो अगर आपको बताया था, मान लो सपोज करो, एक क्वेश्चन के फॉर्म में ही समझते हैं। मान लो एक कंटेनर है जिसमें कि आप 3 तरह के गैस को मिला रहे हो। जैसे याद कीजिए ये जस्ट उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे कि आप 3 अलग अलग टेम्परेचर के लिक्विड्स को मिलाते थे तो उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होता था। तो यहाँ पे भी हम लोग यही करने वाले हैं कि मान लो एक गैस है जिसका मोल N1 है और इसका टेम्परेचर T1 है और इसका मॉलिक्यूलर वेट सपोज कर लो MW1 है। इसी तरीके से इसका N2 T2 इसका M3। अब आपसे पूछा जाए इन तीनों गैस को जब मिलाया गया तो तीनों गैस एक कॉमन टेम्परेचर T पे आ गया, तो आपको बताना है इस टेम्परेचर T की वैल्यू क्या होगी। तो मेरा ये कहने का, अच्छा अब तीनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम भी दे रखा है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 दे रखा है, इसका F2 दे रखा है, इसका F3 दे रखा है। मॉलिक्यूलर वेट की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी तो मॉलिक्यूलर वेट को काट ही दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं वहां पे क्या कॉन्सेप्ट लगाता था कि तीनों लिक्विड्स को मिलाया हूं तो तीनों के बीच में ही एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा, मतलब तीनों एक दूसरे को एनर्जी दिए होंगे और बाहर ना एनर्जी गई होगी ना बाहर से एनर्जी आई होगी। मैं यही चीज मान रहा हूँ। तो मैं मान लेता हूँ कि तीनों को जब फाइनली हम लोगों ने मिला दिया होगा तो फाइनल टेम्परेचर T आ गया होगा। तो इसका क्या मतलब है, इनिशियली इसके पास टोटल एनर्जी कुछ थी, इस गैस के पास, इसके पास कुछ थी और इसके पास कुछ थी। फाइनली जब तीनों का टेम्परेचर T आ गया तो तीनों गैसेस के पास कुछ टोटल एनर्जी कुछ होगी जो कि इसकी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में होगी। तो मुझे लगता है इनिशियल जिसके पास, इन तीनों गैसेस के पास जो इंटरनल एनर्जी होगी, फाइनल जो इन गैसेस के पास जो इंटरनल एनर्जी होगी वो दोनों बराबर होगी, क्योंकि यहां से ना तो एनर्जी बाहर गई है ना बाहर से कहीं एनर्जी आई है। तो कुल मिला के मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, पहली गैस के पास इनिशियल एनर्जी थी f/2 nR
T1 दूसरे गैस के पास जो इंटरनल टोटल इसकी इंटरनल एनर्जी थी वो थी F/2 nRT2। इसी तरीके से तीसरे गैस के पास जो इंटरनल एनर्जी थी वो थी F/3 nRT3 बाई ऑब्वियस बात है बाई 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू तीनों को मिलाने के बाद तीनों का टेम्परेचर हो गया T। तो पहले के पास इंटरनल एनर्जी हो गई पहले के पास इंटरनल एनर्जी हो गई F/2 nRT/2। दूसरे के पास इसी तरीके से F/2 nRT/2। इसी तरीके से तीसरे के पास हो जाएगी F3 nRT/2। तो यहां से आप T को कॉमन ले लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बस एनर्जी कंजर्वेशन मैंने बस लगाया है। ठीक है, अब यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है एफ ऑफ मिक्सचर का। एफ ऑफ मिक्सचर का एफ ऑफ मिक्सचर क्या होता है? जैसे ये आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था, याद कीजिए कि 3 अलग अलग लिक्विड्स को 4 5 6 7 8 जितने भी दे दें, उनको अगर मिलाया जाए तो उसका फाइनल टेम्परेचर हम कैसे निकालते हैं। समेशन ऑफ हीट गेन इज इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ हीट लॉस इज इक्वल्स टू 0 वहां बताया था। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन ही हम लोग लगा रहे हैं, तो वहां से आप समझ सकते हो। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन हमने यहाँ पे एक्चुअली लगाया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब मैं एक बात बोलता हूँ, एफ ऑफ मिक्सचर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मान लो एफ ऑफ मिक्सचर का क्या मतलब होता है, मान लो कि एक सैंपल है जिसमें एक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 है और इसका मोल N1 है। दूसरा गैस है जिसका डिग्री ऑफ जिसका मोल N2 है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F2 है। तीसरा गैस है इसी तरीके से N3 F3 है। अब एफ ऑफ मिक्सचर क्या होता है? एफ ऑफ मिक्सचर का मतलब ये होता है कि ध्यान से समझिएगा कि सभी इन मिक्सचर को अगर एक हाइपोथेटिकल गैस मान लिया जाए तो उस हाइपोथेटिकल गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, डेट इज कॉल्ड एफ ऑफ मिक्सचर। तो मैं क्या करूंगा इस केस में, ध्यान से समझिएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मैं मान लिया कि एक हाइपोथेटिकल गैस है, उसका एफ ऑफ मिक्सचर आप लिख सकते हो, उसका हम डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लिया एफ ऑफ मिक्सचर। अच्छा, इस मिक्सचर का एन ऑफ मिक्सचर भी कुछ होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एन ऑफ मिक्सचर भी होगा। ऑब्वियस सी बात है, मैंने मिक्सचर मान रखा है तो सभी गैसेस कंपोनेंट का जो टेम्परेचर है वो तो सेम ही होगा। और फाइनल जो एफ ऑफ मिक्सचर एक मिक्सचर को जो हमने हाइपोथेटिकल गैस मान लिया, उसका भी टेम्परेचर T होगा। तो मतलब इन इंडिविजुअल गैसेस जो मतलब मान लो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, इस इंडिविजुअल गैसेस के पास जो एनर्जी जो होगी उसको अगर सम कर दिया जाए तो वो जो है एक हाइपोथेटिकल मिक्सचर के पास जो एनर्जी होगी उसके बराबर होगी। वही चीज यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मतलब इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, F/2 N1 इंटू T/2। इसी तरीके से इसका लिखोगे, अच्छा R भी लिखना, NRT लिखते हैं ना, NRT, तो ये लिखोगे F2 इंटू N2 इंटू R इंटू T/2। इसी तरीके से आप डॉट 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 कीजिएगा और इसके लिए क्या लिखिएगा, ध्यान से देखिए। इसके लिए अगर आप लिखिएगा तो इसके लिए लिख लीजिएगा एफ ऑफ मिक्सचर, इसके लिए लिखिएगा एफ ऑफ मिक्सचर इंटू एन ऑफ मिक्सचर, एन ऑफ मिक्सचर इंटू R इंटू T/2। तो R से R कैंसिल आउट, T से T कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो यहां से जब आप लिखिएगा तो एफ ऑफ मिक्सचर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप ध्यान से देखिए। एफ ऑफ मिक्सचर की वैल्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज F1N1 प्लस F2N2 प्लस डॉट 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 अपॉन एन ऑफ मिक्सचर होता है N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट डॉट डॉट। तो ये एफ ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो एफ ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, F1N1 प्लस F2N2 प्लस डॉट 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 अपॉन N1 प्लस M2। एन ऑफ मिक्सचर तो यही होता है ना भैया, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। तो एक बार कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोगों को क्लियर है, क्योंकि एफ ऑफ मिक्सचर आपको बहुत धड़ल्ले तरीके से पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो सिंपल सी बात है, आपको प्रॉब्लम आने वाली है। एफ ऑफ मिक्सचर के बारे में मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा कि एक मिक्सचर है, उसमें अलग अलग कंपोनेंट है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, इस तरीके के हैं। सबका ऑब्वियस सी बात है डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग होगा। और टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है, एक मिक्सचर के कंपोनेंट है तो सिंपल सी बात है जो मिक्सचर का टेम्परेचर होगा वो सभी इंडिविजुअल गैसेस का टेम्परेचर वही होगा। तो मैं क्या मान लिया कि उस मिक्सचर को एक हाइपोथेटिकल गैस मान लिया, तो उस हाइपोथेटिकल गैस का एफ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको एफ ऑफ मिक्सचर बोल दिया। उस हाइपोथेटिकल गैस का
टोटल मोल आपको बोल दिया एन ऑफ मिक्सचर, ऑब्वियस सी बात है उस हाइपोथेटिकल गैस का टेम्परेचर टी होगा। तो मैंने ये बोला कि कंपोनेंट है, उस मिक्सचर के कंपोनेंट है हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो भी है, उनमें जो उन गैसेस के पास जो टोटल एनर्जी होगी उनका अगर सम देखा जाए तो वो जो मिक्सचर को हमने हाइपोथेटिकल गैस मान लिया है उसके पास जो टोटल एनर्जी होगी दोनों बराबर होगा। तो वही चीज मैंने करवा दिया और यहाँ से एफ ऑफ मिक्सचर की वैल्यू आ गई। तो यही चीज मैंने किया है, उससे मुझे ये फॉर्मूला पता चल गया। तो आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा केटीजी अच्छे से समझ में आया। ठीक है, केटीजी में बस इतना ही है। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी, अब इस तरह के क्वेश्चंस दे देंगे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कुछ इतना दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिखते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो जैसे अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनिए, कि अगर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में वी एक्स, वी वाई, वी जेड हम लोग लेते हैं, क्योंकि एक वेलोसिटी v है तो उसके 3 कंपोनेंट हो गए ना, एक्स वाई जेड। इसी तरीके से घूमने वाले में अगर किसी मॉलिक्यूल v ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड लेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात को। किसी में ओमेगा एक्स की वैल्यू, जैसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में ये 3 चीजें आएंगी, हो सकता है कि एक कंपोनेंट को 0 आपको वो चीज हो लेकिन आपका आई की वैल्यू इतनी ज्यादा छोटी हो जा रही हो जिसके कारण तो उस पर्टिकुलर एक्सिस के बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 आ रही हो। तो ये सब सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। ये सब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इधर रिसेंट ईयर में इस तरह के क्वेश्चंस तो नहीं आए, मेंस में बहुत सारे आए हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालिए, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालिए, टोटल एनर्जी में अगर आपको दिया रहे, जैसे सपोज करो एक गैस है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको 5 दे रखा है, आपको बोल दे कि इसके पास 100 जूल ऑफ एनर्जी है, तो आप बताइए इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो भैया सिंपल सी बात है, अगर डायटोमिक गैस है तो इसका ट्रांसलेशनल तो हमेशा 3 होगा, मतलब रोटेशनल 2 होगा, तो मतलब इसका एनर्जी 3:2 रेशियो में बटा होगा ट्रांसलेशनल और काइनेटिक में। तो आप इसको रेशियो वाइज डिवाइड कर लीजिए, आ गया आपका आंसर। और ऑब्वियस सी बात है हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर एनर्जी जाता है, तो 5 है तो ऑब्वियस सी बात है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में 20-20 एनर्जी गया होगा। और बोल देगा ओमेगा एक्स वाई एक्सिस के अबाउट कितना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, तो भैया 20 होगा। तो इससे छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा केटीजी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगर आप लोग बोलिएगा, देखिए हमारा सिलेबस टाइम पे चल रहा है, शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है। केटीजी कंप्लीट हो गया, अब थर्मोडायनेमिक्स जो है वो ऑलरेडी आप लोगों को केपी सर करवा रखे हैं। आप लोगों में से ज़्यादातर बच्चे का यही आया कि सर आप क्वेश्चंस करवा दीजिए। तो अब मैं केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स के 3-4 लेक्चर्स तक क्वेश्चंस ही लूंगा, क्योंकि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर जेई, कि केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स में कम से कम 10-12 नंबर के तो आपके क्वेश्चंस आने ही आने वाले हैं। देख लेना, किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा लो, पेपर को उठा लो, तो आपको पता चल जाएगा। और जहाँ तक बात रही जो एक पोर्शन और मैंने लेने के बोला है कि जिसमें कि कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर और रेडिएशन, अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं उसको लूंगा, नहीं बोलिएगा तो मैं डायरेक्टली केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करूंगा। इट्स अपॉन यू। आप लोग मुझे अभी बता दीजिए कि से क्या मुझे थर्ड जो क्वेश्चंस की सीरीज है, अब मैं क्वेश्चंस 3-4 सेशंस तक मैं अब क्वेश्चंस ही लूंगा। तो अगर आप लोग अगर फिर भी ज़्यादातर बच्चे अगर ये बोलेंगे कि सर आप भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दीजिए, तो मैं देखूंगा। अभी तक मुझे 10-12 बच्चों से ही रिप्लाई मिला है, उसमें से 6 बच्चे बोले कि सर थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ा दीजिए दोबारा, और 4 बच्चे बोले कि सर सॉरी उल्टा मैं बोल रहा हूँ, 4 बच्चे बोले कि क्वेश्चंस आप करा दीजिए सर ओनली, सॉरी 4 बच्चे बोले कि सर आप पढ़ा दीजिए, 6 बच्चे बोले क्वेश्चंस करा दीजिए। तो इसलिए मैंने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, और मुझे अगर जिस हिसाब से रिस्पांस मिलता है उस हिसाब से मैं देखूंगा, जो मेजोरिटी मुझे मिलेगा उस हिसाब से मैं काम करूंगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आपका केटीजी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आगे करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जो भी आपके सजेशंस होंगे आप लोग प्लीज़ मुझे पर्सनली, मैं ग्रुप में आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो आप मुझे पर्सनली से मैसेज सेंड कर दीजिएगा कि सर मुझे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन होना चाहिए वो कैलोरीमेट्री प्लस हीट ट्रांसफर पर रेडिएशन पे होना चाहिए, या केटीजी से स्टार्ट कीजिए, क्या मुझे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए, ये चीज़ें मुझे बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।